सभी ने पहले तो सोचा कि लिन शेन युद्ध क्षेत्र में जा रहा है, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब लिन शेन मैदान के किनारे चला गया और उसने वान शिनलोन को अंदर दीवार के सहारे झुककर सांस लेने के लिए हौंफते हुए देखा। तुम एक वान हो, लिन शेन ने वान शिनलोन को देखते हुए कहा। वान शिनलोन का शरीर कांप उठा जब उसने अपना सिर उठाकर लिन शेन को देखा, उसकी आंखें भय से भर गईं। तुम कौन हो? लिन शेन के होठों पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि यह आदमी वास्तव में वान परिवार से था और आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह यहाँ क्यों आया था। वान परिवार इस समय कठिन समय से गुजर रहा है ना? लिन शेन ने ऐसी आवाज में बोलना जारी रखा जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। तुम वास्तव में कौन हो? वान शिनलोन कांप उठा। मैं कौन हूँ? लिन शेन ने उदासीनता से कहा, मैं भी आपकी तरह ही एक इंसान हूँ। मैं अपनी इंसानियत पर गर्व करता था, लेकिन अब आप मुझे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे इंसान होना एक अपमान है। क्या आप यही चाहते थे? वान शिनलोन चुप था, अपने अंदर बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वान परिवार को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो खड़ा हो सके, अन्यथा वे चुपचाप शून्य में विलीन हो जाएंगे। ब्रह्मांड विशाल था और वान परिवार बहुत छोटा था, इतना छोटा कि किसी और का एक दुर्भावनापूर्ण विचार उन्हें रसातल में गिरा सकता था, जहां से वे कभी उबर नहीं सकते थे। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? क्या तुम सच में इस तरह हार मानने की योजना बना रहे हो? लिन शेन ने शांति से कहा, तुम जैसे हो वान परिवार की रक्षा नहीं कर सकते। तुम केवल उनके पतन को रसातल में पहुंचा दोगे। कोई भी कमजोर का सम्मान नहीं करता, और कोई भी ऐसे परिवार की मदद नहीं करेगा जो खुद को पतन के लिए समर्पित कर देता है। तुम अपने ही परिवार को नरक की ओर धकेल रहे हो। तुम नहीं समझ रहे हो। वान शिनलोंग ने अपना सिर हिलाया। बेशक मैं समझ नहीं पाया। मुझे आपकी आत्म धार्मिकता समझ में नहीं आई। आपको लगता है कि आप अपने परिवार के लिए त्याग कर रहे हैं, जबकि वास्तव में यह आपकी अपनी इच्छाधारी सोच से ज्यादा कुछ नहीं है। आपने खुद को बकवास में बदल लिया है और फिर भी आप उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग बकवास को सम्मानित अतिथि की तरह व्यवहार करेंगे। क्या आपको लगता है कि बाकी सभी लोग भी आपकी तरह ही पागल हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। वान शिनलोंग की आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और सिर झुकाकर कुछ नहीं कहा। एक कीमती तलवार जो लोहे और मिट्टी को चीर सकती है, वह किसी को घायल करने पर भी कीमती होती है। कोई भी इसे प्राप्त करने के बाद इसे कूड़े के ढेर में नहीं फेंकेगा, बल्कि इसे खजाने की तरह संजोकर रखेगा या इसे वेदी पर भी चढ़ाएगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी को कचरे के ढेर की परवाह करते हुए या इसे वेदी पर चढ़ाते हुए सुना है? कचरा हमेशा शौचालय में ही रहेगा। वान शिनलोंग का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने अपना सिर नीचे झुका रखा और कुछ नहीं बोला। तुम एक बढ़िया ब्लेड हो जो चमकने में सक्षम है। तुम अपने परिवार को एक प्रकाश स्तंभ बना सकते हो जो व्यापक ध्यान आकर्षित कर सके। फिर भी तुम अपने ही परिवार को नरक की ओर ले जा रहे हो, आत्मदया में डूबे हुए। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। तुम मेरे जूते में नहीं रहे हो। तुम्हें मुझसे ऐसी बातें कहने का क्या अधिकार है? वान शिनलोंग ने अपना सिर उठाया, लिन शेन को एक घायल जानवर के क्रोध के साथ घूरते हुए, संयमित फिर भी खोया हुआ। निश्चित रूप से मेरे पास अधिकार है, क्योंकि मैं इससे भी कठिन समय से गुजरा हूं, वह समय जो आपके वान परिवार ने मेरे सामने लाया था, लिन शेन ने स्पष्ट रूप से कहा। वान शिनलोंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मैं वान परिवार को अपना दुश्मन मानता था, लेकिन अब मैं खुद को थोड़ा हास्यास्पद पाता हूं। वान परिवार अब मेरा दुश्मन नहीं रहेगा, क्योंकि तुम और तुम्हारा वान परिवार मेरे दुश्मन होने के लायक नहीं हैं। लिन शेन धीरे से खड़ा हुआ, तो फिर बस ऐसे ही जीवित रहो। कुछ लोग सिर्फ इसी तरह जीने के लायक होते हैं। आपकी अगली यात्रा माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर आपका इंतजार कर रही है। रुको। जैसे ही लिन शेन जाने के लिए मुड़ा, वान शिनलोंग अचानक चिल्लाया, उसकी रक्त लाल आंखें लिन शेन की पीठ पर टिकी हुई थीं। आपको ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। आपको ऐसा कहने का अधिकार किसने दिया? आप भी किसी और के पंखों पर निर्भर हैं। आप भी वैसे ही गिड़गिड़ाते हैं। आपको मुझसे ऐसा कहने का क्या अधिकार है? आप बस मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। बस मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। कम से कम मेरे पास अभी भी रोशनी है, लिन शेन ने बिना पीछे देखे कहा। प्रकाश। वान शिनलोंग ने शून्य भाव से देखा जब लिन शेन चला गया। हर कोई कुछ हद तक निराश था। उन्होंने सोचा था कि एक इंसान अब और नहीं खड़ा रह सकता और लड़ाई शुरू कर देगा, लेकिन ये सिर्फ वान शिनलोंग के साथ लौटने से पहले कुछ शब्दों का आदान प्रदान ही निकला। राजा ने उदासीनता से कहा, सब मनुष्य एक जैसे हैं, वे केवल बातें करते हैं। मनुष्य, अपना वादा पूरा करो। तुम्हारा जीवन अभी भी तुम्हारा अपना है। एड्स बाय पब फ्यूचर लाइट। कौन सा बेवकूफ़ अभी भी उस चीज़ में विश्वास करता है? वान शिनलोंग ने खुद से बुदबुदाया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं, है न? वह बड़बड़ाता रहा जब उसने अपने पैर जमाए और विपरीत दिशा में कुलन की ओर कदम बढ़ाया। क्या तुम अब भी लड़ने जा रहे हो? अगले मौके में
मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम बच जाओगे, कुलुन ने ठंडे स्वर में कहा, वान शिनलोन की हिलती हुई आकृति को घूरते हुए। अगर तुम मेरी जान चाहते हो तो आओ और ले लो। अचानक वान शिनलोंग ने अपना सिर उठाया और उसके चारों ओर लाल लपटें उठने लगीं। राजा ने भावशून्यता से कहा, यदि वह मरना चाहता है तो हम उसकी इच्छा पूरी कर दें। तो फिर आगे बढ़ो और मर जाओ, कुलुन ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा। निर्वाण की शक्ति ज्वालामुखी की तरह उससे फूट पड़ी और एक भयानक धारा बन गई जो उसकी मुट्ठी में समा गई। जिस क्षण कुलुन ने अपनी मुट्ठी घुमाई, निर्वाण की शक्ति एक दहाड़ते हुए ड्रैगन में परिवर्तित हो गई, जो भारी बल के साथ वान शिनलोन की ओर बढ़ी। प्रकाश, ऐसा लगता है जैसे हर किसी के पास है। मैं खुद एक मूर्ख रहा हूँ। वान शिनलोंग ने अपना सिर ऊंचा उठाया, उसकी आंखें आग की लपटों में फटने लगी क्योंकि उसका शरीर अचानक तेज हो गया, एक तेज तलवार की तरह कुलुन की निर्वाण शक्ति की ओर बढ़ रहा था। एक क्षण में, जब निर्वाण की ड्रैगन जैसी शक्ति उस पर प्रहार करने वाली थी, वान शिनलोंग का शरीर अप्रत्याशित रूप से दो भागों में विभाजित हो गया और विशालकाय शक्ति के दोनों ओर से गुजरते हुए दोभ्रमों की तरह कुलुन की ओर बढ़ गया। कट्टर निगाहों से कुलुन ने वान शिनलोंग की भ्रामक प्रतिकृतियों का सामना करने के लिए अपनी मुट्ठियां तैयार कर लीं। लेकिन अगले ही पल कुलुन सदमे में जम गया क्योंकि वान शिनलोंग के दो भ्रम फिर से चार में विभाजित हो गए और 4-8 में। एक क्षण में अनेक भ्रम उत्पन्न हो गए, प्रत्येक लाल छवि कुलुन के शरीर में तीर की तरह चुभ रही थी। घबराहट में अपनी मुट्ठियां घुमाते हुए कुलुन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस छाया को रोकना है। उसके मुखों से भ्रम के बुलबुले के अलावा कुछ नहीं निकला क्योंकि और अधिक छवियां उसके अंदर घुस गईं। उसके शरीर के बीच से गुजरने वाली परछायां उसके शरीर को हवा में उड़ा देती थीं और जैसे ही वह उड़ता था और अधिक भ्रम उसके शरीर के अंदर से गुजरते थे, जिससे विस्फोट पैदा होते थे। धमाका, कुलुन का विशालकाय शरीर दीवार से टकराया, अनगिनत छवियों के प्रभाव से उसका कवच चकनाचूर हो गया। दीवार से नीचे गिरते समय उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने कई बार संघर्ष किया लेकिन उठने में असफल रहा। किसके पास थोड़ी सी रोशनी नहीं है? जैसे ही असंख्य भ्रम गायब हो गए, वान शिनलोंग अखाड़े में खड़ा था, उसकी निगाहें लिन शेन की ओर मुड़ गईं। तुमने उससे क्या कहा? कैथरीन ने लिन शेन से पूछा, जो वापस आ गया था। कैथरीन एक प्रखर बुद्धि वाली महिला थी। उसने बहुत पहले ही वान शिनलोंग की पहचान और उद्देश्य का अनुमान लगा लिया था और यह भी अनुमान लगा लिया था कि वान शिनलोंग को किसने सलाह दी थी। वान शिनलोंग की स्थिति और पद के अनुसार डीमन स्टार में आने के लिए उसे अपने सभी संबंधों और क्षमताओं का उपयोग करना पड़ा होगा। द्वंद्वात्मक सम्मेलन में भाग लेना उसकी क्षमता से परे था। अवश्य ही कोई उसे पर्दे के पीछे से मदद कर रहा था। वह समझ गई थी कि वान शिनलोंग क्यों आया था, इसलिए वह उत्सुक हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि लिन शेन ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिससे वान शिनलोंग को वान परिवार के पूरी तरह से बर्बाद होने का जोखिम उठाना पड़ा, जिससे उसकी पिछली योजना पलट गई। लॉन्ग यू ने भी लिन शेन की ओर जिज्ञासा से देखा, उसका जवाब जानने की उम्मीद में। इस बिंदु तक लॉन्ग यू को भी एहसास हो गया था कि वान शिनलोंग लगातार लिन शेन को फंसा रहा था। जो व्यक्ति लिन शेन पर गंदगी फेंकने के लिए खुद को कलंकित करने को तैयार है, वह लिन शेन के कुछ शब्दों के कारण इतनी आसानी से अपने इरादे कैसे बदल सकता है? लिन शेन ने शांतिपूर्वक कहा, मैंने उनसे केवल इतना कहा कि लोगों को केवल शुद्ध और सुगंधित कमल ही पसंद है, दुर्गंधयुक्त गाद नहीं। कैथरीन ने मैदान पर वान शिनलोंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह एक दिलचस्प दर्शन है। कम से कम अब वह उतना घृणित नहीं लगता। लॉन्ग यू ने लिन शेन की ओर देखते हुए सोच समझकर सिर हिलाया, तुमने अपने दुश्मन को अग्निकुंड से बाहर निकाल लिया है। मुझे डर है कि यह कर्म अब तुम पर पड़ेगा। ऐसा चुनाव तुम्हारे लिए हानिकारक है और तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसा चुनाव क्यों करना? लॉन्ग यू ने अनुमान लगाया था कि लिन शेन ही वह व्यक्ति था जिसे कैथरीन अपने साथ लाई थी, इसलिए उसके बारे में उसकी जिज्ञासा और भी अधिक बढ़ गई थी। यद्यपि वान शिनलोंग ने अपने गंदे कार्यों से लिन शेन को बदनाम करने का प्रयास किया था, लेकिन इन नीच कृत्यों का लिन शेन पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि वह अपनी पहचान प्रकट नहीं करता या प्रतिक्रिया नहीं देता। नकाबपोश बैठक ने लिन शेन को एक विकल्प दिया, लेकिन लिन शेन का निर्णय लॉन्ग यू को काफी दिलचस्प लगा। वह अहंकार के साथ मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने के वान शिनलोंग के जाल में नहीं फंसा था, न ही उसने वान शिनलोंग पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बजाय उसने वान शिनलोंग को मना लिया, जो उसे बदनाम करने के लिए दृढ़ था, और वह सफल रहा, जो काफी अप्रत्याशित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर लॉन्ग यू को अंदाजा हो गया कि वह लिन शेन है, तो दूसरे भी अंदाजा लगा सकते हैं। लिन शेन के व्यवहार ने निस्संदेह उसे विवाद के केंद्र में ला खड़ा किया। दरअसल, जैसा कि लॉन्ग यू ने अनुमान लगाया था, राजा, बिग हेड और कुछ अन्य लोगों ने लिन शेन की पहचान का अनुमान लगा लिया था। उनका ध्यान प्रतियोगिता के विजेता वान शिनलोंग पर नहीं था। एक छोटे से कबीले से आने वाला निर्वाण प्राणी, चाहे उसमें थोड़ी ताकत भी क्यों न हो, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी नहीं था। उनके आसपास ऐसे निर्वाण प्राणी बहुत आम थे, लेकिन लिन शेन अलग था।
न केवल उसकी प्रतिष्ठा ब्रह्मांड में फैली हुई थी, बल्कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि उसने डीएस बड़ी ई के साथ युद्ध किया था। इसके अलावा वह स्वर्गीय जाति के स्वर्गीय सम्राट का करीबी दरबारी था, और इस बार वह डीमन जनजाति के मिशन पर स्वर्गीय जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसकी स्थिति अब केवल एक आरोही या निर्वाण प्राणी की नहीं थी। दोनों ही इंसान होने के कारण वे वान शिनलोंग की उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन वे लिन शेन को अनदेखा नहीं कर सकते थे। अपनी अगली किताब माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पाएं। मैं सिर्फ ये पुष्टि करना चाहता था कि वह मेरा दुश्मन था या नहीं। लिन शेन के जवाब ने कैथरीन और लॉन्गयू को आश्चर्यचकित कर दिया। तो क्या वह अब तुम्हारा दुश्मन नहीं है? लॉन्गयू पूछे बिना नहीं रह सका। नहीं, मैंने पुष्टि कर दी है कि वह मेरा दुश्मन है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसके पूरे परिवार को मार डालूंगा। लिन शेन के जवाब ने लॉन्गयू और कैथरीन दोनों को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। कैथरीन हंस पड़ी और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। आप वास्तव में एक दिलचस्प व्यक्ति हैं। लॉन्गयू हंसी और आंसुओं के मिश्रण को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। वह कुछ हद तक लिन शेन की विचार प्रक्रिया को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसे लगा लिन शेन उतना खोखला और उबाऊ नहीं लग रहा था जितना उसने पहले सोचा था। महाराज अवश्य ही लिन शेन होंगे, चार्ल्स ने राजा की युद्ध पोशाक पहने हुए कहा, वान शिनलोन को नजरअंदाज करते हुए जिसने उसके सेवक को पराजित किया था, और इसके बजाय लिन शेन के पास जाकर उससे सीधे पूछा, तो क्या हुआ अगर मैं हूं, और क्या हुआ अगर मैं नहीं हूं? लिन शेन ने उदासीनता से उत्तर दिया, ठीक कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हैं या नहीं। चार्ल्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन एक सवाल है जिसका उत्तर आपको मुझे देना ही होगा, क्या आप आरोही हैं या निर्वाण प्राणी? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? लिन शेन का स्वर उदासीन रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक, यदि आप निर्वाण हैं तो मुझे आपसे युद्ध करना होगा। यदि आप अभी भी आरोही हैं तो मैं चार्ल्स इतना नीच नहीं हूं कि कमजोरों को धमकाऊं, चार्ल्स ने गर्व के साथ घोषणा की। इससे पहले कि लिन शेन कुछ बोल पाता, उसने अचानक देखा कि सुअर के सिर वाला हेलमेट पहने हुए कोई व्यक्ति आ रहा है, जिसने हेलमेट हटाकर एक तीखे चेहरे वाला चेहरा दिखाया, जो इतना सुंदर था कि लगभग राक्षसी लग रहा था। चार्ल्स, वह मेरा है। तुम अभी उसे चुनौती देने के लायक नहीं हो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी होऊंगी, क्रिस्टिन ने भावशून्यता से कहा, चार्ल्स के सामने खड़ी होकर। क्रिस्टिन, अन्य लोग तुमसे डर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में तुम एक नवागंतुक निर्वाण प्राणी हो, जो अभी अभी निर्वाण से गुजरी हो, चार्ल्स ने उपहास किया। यदि आप डरते नहीं हैं तो आइए हम ऐसा करें, क्रिस्टिन ने युद्ध क्षेत्र की ओर चलते हुए कहा। अगर तुम खुद को मूर्ख बनाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि दुनिया की प्रतिभाएं सिर्फ तुम नहीं हो। क्रिस्टिन के रवैये से क्रोधित होकर चार्ल्स भी अखाड़े की ओर बढ़ गया। दर्शकों को यह बहुत मनोरंजक लगा, क्योंकि पहले तो उन्होंने सोचा था कि यह एक उबाऊ वार्ता बैठक है जिसमें वही पुरानी उबाऊ बातें होंगी, लेकिन अब देखने के लिए एक अच्छा शो था। चार्ल्स शेर राजा कबीले का एक राजकुमार था। हालांकि शेर राजा कबीले में कई राजकुमार थे और इसलिए यह उपाधि अपने आप में उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन चार्ल्स की अपनी प्रतिष्ठा वाकई बहुत शानदार थी। कबीले में उसे छोटा शेर राजा के नाम से जाना जाता था। वह उन राजकुमारों में से एक था जिसके ताज तक पहुंचने की सबसे अधिक संभावना थी। उनका जीवन आधार स्फिंक्स एक अत्यंत शक्तिशाली उत्परिवर्तन था, जो शेर राजा वंश के शाही वंश में भी दुर्लभ था। क्रिस्टिन मजबूत था, लेकिन उसने कुछ समय पहले ही निर्वाण प्राप्त किया था, और उसे केवल एक बार ही इसका अनुभव हुआ था, जबकि चार्ल्स पहले से ही नौ-निर्वाण प्राप्त कर चुका था। अधिकांश लोगों को विश्वास नहीं था कि क्रिस्टिन चार्ल्स पर कोई बढ़त हासिल कर सकती है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अपना जीवन आधार बुलाओ, चार्ल्स ने आदेश दिया, अपना स्फिंक्स जीवन आधार बुलाते हुए और क्रिस्टीन को ठंडे भाव से देखते हुए। कोई जरूरत नहीं, क्रिस्टिन की अभिव्यक्ति उदासीन बनी रही। चार्ल्स के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। क्रिस्टिन, मैंने तुम्हें डिमन स्टार पर कुछ छूट दी थी, कृतघ्न मत बनो। मैं इतने सालों से कृतघ्न रही हूं, क्या तुम्हें इसका एहसास आज ही हुआ है? क्रिस्टिन ने हल्के से जवाब दिया। तुम? चार्ल्स की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। बहुत अच्छी बात है, चूंकि तुम अपमान चाहते हो, इसलिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। इसके साथ ही चार्ल्स के सामने स्थित स्फिंक्स में स्वर्णिम लपटें फूट पड़ीं और उसकी आंखें स्वर्णिम दिव्य प्रकाश से चमक उठीं, जैसे दो स्वर्णिम किरणें क्रिस्टिन को लक्ष्य कर चमक रही हों। ऐसा लग रहा है कि चार्ल्स सच में क्रोधित है। उसने गोल्डन डेमन प्यूपिल डिवाइन लाइट से वार शुरू कर दिया है। यह एक घातक कौशल है। एक स्पर्श का मतलब निश्चित मृत्यु है। चार्ल्स की अपनी निर्वाण शक्ति गोल्डन लांग क्यूई, इस प्रहार की ताकत के साथ निर्वाण स्तर के भीतर बहुत कम लोग हैं जो इसका सामना कर सकते हैं, लॉन्गयू ने फुसफुसाया। कोई हैरान था कि चार्ल्स ने इतनी भयानक कला का इस्तेमाल किया। अगर उसने वाकई क्रिस्टिन को मार दिया होता तो शायद डीमन जनजाति उसे आसानी से नहीं छोड़ती। स्वर्णिम दिव्य प्रकाश को अपनी ओर आते देख क्रिस्टिन न तो चकमा दिया और न ही टालमटोल किया, बल्कि दृढ़ता से खड़ा रहा। उसकी हथेली एक ब्लेड में बदल गई, जो सीधे स्वर्णिम दिव्य प्रकाश पर वार कर रही थी।
अगले ही पल सभी को ऐसा लगा जैसे वे कांच टूटते हुए देख रहे हों। नहीं, ऐसा नहीं था, ये सचमुच टूट गया था। स्वर्णिम दिव्य प्रकाश और स्फिंक्स अलग हो गए, दो हिस्सों में विभाजित हो गए और दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ गए। पू, चार्ल्स के मुंह से खून निकला क्योंकि उसका जीवन आधार नष्ट हो गया था। प्रतिक्रिया से उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया और उसे नुकसान पहुंचा। हालांकि सभी को पहले से ही पता था कि क्रिस्टिन मजबूत है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना दुर्जय होगा। केवल निर्वाण शरीर से अपने जीवन आधार का उपयोग किए बिना उसने एक ही प्रहार से चार्ल्स के जीवन आधार को नष्ट कर दिया। ये बहुत अधिक अत्याचारी और शक्तिशाली था। क्रिस्टिन वास्तव में प्रभावशाली। लॉन्ग यू ने भी अपनी आंखों में आश्चर्य का संकेत दिखाया। कैथरीन ने सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वह हर काम में अच्छा है, बस उसका व्यक्तित्व खराब है। इससे क्रिस्टिन के स्वभाव में पहले से ही सुधार आ गया था। अगर वह पुरानी क्रिस्टिन होती तो चार्ल्स शायद अब तक मर चुका होता। क्रिस्टिन, तुम निर्दयी हो, चार्ल्स ने कठोर टिप्पणी की और दयनीय स्थिति में वहां से चला गया। क्रिस्टिन से मुठभेड़ से पहले वह हमेशा सोचता था कि वह मजबूत है और दूसरे भी ऐसा ही सोचते थे। लेकिन वह क्रिस्टिन के एक भी वार को रोक नहीं सका, जिससे वह पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। अभी कुछ देर पहले उसका चेहरा लगभग पीला पड़ गया था, ये सोचकर कि उसे उसके जीवन आधार के साथ 2 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिन शेन ने कहा, क्रिस्टिन फिर से मजबूत हो गया है, उसकी प्रगति वास्तव में बहुत तेज है। जब क्रिस्टिन आरोही स्तर पर था तो उसकी पृथक्करण विधि लगभग अजेय थी। निर्वाण तक पहुंचने के बाद पृथक्करण विधि और उसकी निर्वाण शक्ति मिलकर पहले से भी अधिक अजेय हो गई थी। क्रिस्टिन को चार्ल्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उसने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। वह लड़ाई के मैदान में खड़ा था, उसकी नज़र सीधे लिन शेन पर टिकी थी। निहितार्थ स्पष्ट नहीं हो सकता था। लिन शेन को पता था कि उसे आज रिंग में कदम रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, इसलिए वह अनिच्छा से उस ओर बढ़ गया। क्या आप इसे रोकने नहीं जा रहे हैं? लॉन्ग यू ने कैथरीन से पूछा। इसे क्यों रोका जाए? कैथरीन ने जवाब दिया। लॉन्ग यू एक पल के लिए हैरान रह गई। क्या लिन शेन तुम्हारा दोस्त नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए कि क्रिस्टिन अब कितना मजबूत है। लिन शेन शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अन्य लोग शायद यह न समझें, केवल यह महसूस करते हुए कि क्रिस्टिन ने अपने हाथ को चाकू से बदल दिया और चार्ल्स के जीवन आधार को काट दिया। वह बहुत शक्तिशाली और मजबूत लग रहा था। लेकिन लॉन्ग यू समझ गया कि क्रिस्टिन का वार सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था। उसकी ब्लेड फोर्स में एक अनोखी क्षमता थी जो किसी भी चीज को चकनाचूर कर सकती थी। चार्ल्स की निर्वाण शक्ति स्पष्ट रूप से क्रिस्टिन की निर्वाण शक्ति से अधिक मजबूत, शुद्ध और अधिक जोरदार थी। हालांकि जब ये क्रिस्टिन की ब्लेड शक्ति से टकराए तो ये टोफू जैसी चीज में बदल गई और एक पल में आसानी से टूट गई। यहां तक कि लॉन्ग यू भी इस तरह की निर्वाण शक्ति और कौशल से कुछ हद तक चकित थी। किसने कहा कि वह मेरा दोस्त था? कैथरीन के शब्दों ने लॉन्ग यू को रुकने पर मजबूर कर दिया। दोस्त नहीं? लॉन्ग यू ने पूछा। कैथरीन मुस्कुराई, कम से कम अभी तो नहीं, या शायद यह उससे भी बदतर हो जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, बदतर? क्या तुम कह रहे हो कि तुम दुश्मन हो? लॉन्ग यू ने पलकें झपकाईं, कैथरीन और लिन शेन के बीच आगे पीछे देखते हुए, ऐसा महसूस करते हुए कि चीजें और अधिक दिलचस्प हो रही थीं। शायद, कैथरीन ने अस्पष्टता से उत्तर दिया। उसकी नज़र लड़ाई के मैदान में लिन शेन और क्रिस्टिन की ओर घूम गई। वान शिनलॉन्ग भी लिन शेन को लड़ाई के मैदान में देख रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह और लिन शेन अब एक ही स्तर पर नहीं थे। यदि वह पूरी ताकत से लड़ना भी चाहता तो वह केवल चार्ल्स के सेवकों के विरुद्ध ही संघर्ष कर सकता था। वह चार्ल्स को छूने के भी योग्य नहीं था। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि यह एक विशेष अवसर था। सामान्य परिस्थितियों में संभवतः उसे कुलन के विरुद्ध संघर्ष करने का मौका नहीं मिलता। शुरू से अंत तक चार्ल्स ने कभी भी उसे एक व्यक्ति नहीं माना। यहाँ तक कि जब उसने कुलन को हरा दिया तब भी चार्ल्स ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर भी ऐसे चार्ल्स ने लिन शेन को चुनौती देने का फैसला किया, जबकि ऐसा करने का उसे अवसर भी नहीं मिला था। क्रिस्टिन, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वान परिवार को अपने जीवन काल में कभी मिलने का मौका नहीं मिला होगा, वह भी लिन शेन को चुनौती देना चाहता था, लेकिन उसके हर शब्द और काम में लिन शेन के प्रति सम्मान झलकता था। लोग वास्तव में प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकते, वान शिनलोंग ने खुद से कहा। मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, क्या आपने भी ऐसा ही किया है? क्रिस्टिन को हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह लिन शेन को देखते हुए खड़ा था और उसने पूछा। लिन शेन ने उत्तर दिया, हालांकि मुझे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अंततः मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। यह अच्छा है, क्रिस्टिन ने जवाब दिया। जब उसने अपनी हथेली को आधा पकड़ा, उसके शरीर से गुलाबी कण बह रहे थे और एक गुलाबी दानव तलवार में संघनित हो रहे थे। वही गुलाबी कवच उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था तथा उसके पूरे अस्तित्व को ढंक रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर, यद्यपि वह पूरी तरह से गुलाबी रंग में था, फिर भी वह स्त्रीवत नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसमें एक जंगली, मजबूत पुरुषत्व आ रहा था, मानो उसका पूरा शरीर विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ हो।
मेरी निर्वाण शक्ति का नाम परम पवित्र प्रकाश है। इसमें बुराई को परास्त करने का गुण है। तलवार पकड़े हुए क्रिस्टिन ने फिर भी वार नहीं किया, बल्कि पहले लिन शेन के सामने अपनी निर्वाण शक्ति प्रकट करने का विकल्प चुना। हर कोई समझ सकता था कि क्रिस्टिन लिन शेन को कितना महत्व देती थी। जब क्रिस्टिन ने चार्ल्स का सामना किया तो उसने अपना कवच भी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब उसने अपना जीवन आधार बुलाया और अपना कवच पहन लिया। अन्य लोग भी इसे समझ सकते हैं, क्योंकि जनजातीय युद्धों के दौरान क्रिस्टिन को लिन शेन ने पराजित किया था। हालांकि ज़्यादातर लोग यह नहीं मानते थे कि क्रिस्टिन वास्तव में लिन शेन से कमज़ोर थी। कई लोगों ने उस लड़ाई के वीडियो बार बार देखे थे और निष्कर्ष निकाला था कि लिन शेन की जीत पूरी तरह से छल के कारण थी। ताकत के सीधे मुकाबले में क्रिस्टिन स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ थी। बेशक लिन शेन की आरोही स्तर पर गुप्त और सूक्ष्म रूप से हमला करने की क्षमता वास्तव में रहस्यमय और शक्तिशाली थी, लेकिन निर्वाण स्तर पर ऐसी विचित्र शक्ति संभवतः कम प्रभावी थी। निर्वाण स्तर पर निर्वाण की शक्ति को उन्मुक्त करने में सक्षम क्रिस्टिन की शक्ति सभी बाधाओं को तोड़ सकती थी। वह निर्वाण की शक्ति से खुद को ढाल सकता था, और लिन शेन की रहस्यमयी शक्ति, चाहे वह कितनी भी विचित्र रूप से रूपांतरित हो, ऐसी सुरक्षा को भेद नहीं सकती थी जिससे कोई भी कोण खुला न रह जाए। लिन शेन ने अपने कवच को नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी अपने युद्ध सूट में क्रिस्टिन का सामना किया। ऐसा नहीं था कि वह अपना कवच पहनना नहीं चाहता था, न ही उसके मन में क्रिस्टिन के प्रति सम्मान की कमी थी। उसके पास पहनने के लिए कवच ही नहीं था। जब तक वह कॉन्ट्रेरियन का इस्तेमाल नहीं करता, कॉन्ट्रेरियन उसके साथ विलीन हो जाएगा और उस विचित्र रूप से कागज पतले कवच में बदल जाएगा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। लिन शेन का कॉन्ट्रेरियन का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसके पास पहनने के लिए कोई कवच नहीं था। उसने बस अपनी स्क्रैप तलवार निकाली, एक हाथ में तलवार और दूसरे में म्यान पकड़ लिया। मेरी निर्वाण शक्ति का कोई नाम नहीं है, इसका प्रभाव असाधारण रूप से मजबूत है। देखें कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। क्रिस्टिन के प्रति एक बहुत गंभीर रुख नहीं अपनाया। दर्शकों के चेहरे पर अजीब भाव थे। क्रिस्टिन की ताकत के सामने लिन शेन ने अपने जीवन आधार को नहीं बुलाया और न ही अपना कवच पहना। ये लगभग वैसा ही था जैसे क्रिस्टिन ने चार्ल्स के साथ व्यवहार किया था। जबकि क्रिस्टिन को अपनी अपार शक्ति के कारण आत्मविश्वास था, क्या लिन शेन का आत्मविश्वास भी उसी कारण पर आधारित था? क्रिस्टिन की ताकत को देखकर लोगों को गंभीरता से संदेह हुआ कि क्या लिन शेन का आत्मविश्वास महज एक भ्रम था। हालांकि क्रिस्टिन की भावना में कोई बदलाव नहीं दिखा। वह अभी भी ध्यान केंद्रित कर रहा था और लिन शेन को घूर रहा था। धीरे धीरे अपने हाथ में गुलाबी दानव तलवार उठा रहा था। क्रिस्टिन ने अपने हाथ में पकड़ी गुलाबी दानव तलवार को लिन शेन की ओर घुमाया और गुलाबी तलवार की रोशनी तुरंत लिन शेन के चेहरे पर पहुंच गई। लिन शेन ने अपने हाथ में स्क्रैप तलवार उठाए और गुलाबी तलवार की रोशनी पर प्रहार किया। क्रिस्टिन की तलवार की रोशनी लगभग अप्रतिरोध्य थी और यहाँ तक कि निर्वाण की शक्ति को भी काट सकती थी। लिन शेन गुलाबी तलवार की रोशनी का सामना करने के लिए तैयार था। उसे अपनी ताकत पर स्पष्ट रूप से भरोसा था। इससे सभी के मन में जिज्ञासा हुई कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद लिन शेन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा होगा कि उनमें इतना आत्मविश्वास आ गया होगा। दुर्भाग्य से उन्होंने लिन शेन की निर्वाण शक्ति को नहीं देखा, केवल अदृश्य ब्लेड क्यूई को हवा में रगड़ते हुए गुलाबी तलवार की रोशनी से टकराते हुए देखा। लिन शेन के ब्लेड क्यूई में आरी चलाने जैसा प्रभाव था। सामान्य रूप से ये निर्वाण की शक्ति को चीर सकता था, लेकिन जब क्रिस्टिन की तलवार की रोशनी का सामना हुआ तो लिन शेन के ब्लेड क्यूई को सीधे दो भागों में काट दिया गया। हर कोई दंग रह गया, ये सोचकर कि लिन शेन की निर्वाण शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन यह इतनी शक्तिशाली थी कि एक ही वार में उसे आसानी से काटा जा सकता था। झनकार! ब्लेड क्यूई को चीरने के बाद गुलाबी तलवार की रोशनी स्क्रैप तलवार के ब्लेड से टकराए। सौभाग्य से स्क्रैप तलवार खुद इतनी मजबूत थी कि गुलाबी तलवार की रोशनी उसे चीर नहीं पाए। लिन शेन क्रिस्टिन से अधिक शक्तिशाली था और स्क्रैप तलवार काफी कठोर थी। इस प्रहार ने गुलाबी तलवार को दो टुकड़ों में काट दिया। हर कोई हैरान था। निर्वाण की शक्ति को आसानी से काटा जा सकता था, फिर भी यह गुलाबी तलवार की रोशनी को भी काट सकती थी, जो एक अनसुनी उपलब्धि थी। सामान्यतः यदि किसी निर्वाण सत्ता की निर्वाण शक्ति उसके प्रतिद्वंद्वी की निर्वाण शक्ति जितनी प्रबल नहीं होगी तो वह निश्चित रूप से नुकसान में होगी, तथा ऐसा उलटफेर पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन ऐसा लगता था कि क्रिस्टिन ने इसका अनुमान लगा लिया था। उसकी दानव तलवार कभी नहीं रुकी और उसकी हरकतें भूत जैसी थीं। जैसे ही क्रिस्टिन तेज गति से आगे बढ़ी, गुलाबी तलवार की रोशनी की धारियां लिन शेन पर हर तरह के अजीब कोनों से वार करने लगीं। लिन शेन ने स्क्रैप तलवार और उसकी म्यान को संभाला, बिना हिले डुले दृढ़ता से खड़े रहे और बार बार क्रिस्टिन के हमलों को रोका। एक क्षण के लिए तलवार की रोशनी टिमटिमाने लगी और ब्लेड क्यूई उछल पड़ी। दोनों के बीच लड़ाई हुई और नतीजा एक जैसा निकला। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन को स्क्रैप तलवार के कारण लाभ मिला, अन्यथा उसकी ब्लेड क्यूई क्रिस्टिन की तलवार की रोशनी को रोक नहीं सकती थी। इससे पहले क्रिस्टिन की पृथक्करण विधि पहले से ही विभिन्न शक्तियों को अलग कर सकती थी,
और अब निर्वाण स्तर तक पहुंचने के बाद परम प्रकाश के साथ मिलकर यह न केवल निर्वाण की अधिकांश शक्तियों का मुकाबला कर सकती थी, बल्कि अधिकांश निर्वाण स्तर की सामग्रियों को भी आसानी से अलग कर सकती थी। केवल स्क्रैप तलवार जैसा एक अनोखा हथियार ही उसकी तलवार की रोशनी का सामना कर सकता था। कोई भी अन्य हथियार या जीवन आधार क्रिस्टिन द्वारा बहुत पहले ही काट दिया गया होता। तो लिन शेन का आत्मविश्वास उस तलवार से उपजा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह क्रिस्टिन की चुनौती से डरता नहीं है। लॉन्ग यू ने महसूस किया, ये देखते हुए कि लिन शेन की तलवार ने उसे काफ़ी फायदा पहुंचाया। ब्लेड तकनीक भी बुरी नहीं है, कैथरीन ने हल्के से टिप्पणी की। लॉन्ग यू ने सिर हिलाया, व्यक्ति अजीब है, तलवार अजीब है, ब्लेड तकनीक भी अजीब है। ये पहली बार है जब मैंने किसी को इतनी रक्षात्मक रूप से इतनी भयंकर मुद्रा का उपयोग करते हुए देखा है, सबसे भयंकर गति के साथ सबसे कायरतापूर्ण तकनीकों को उन्मुक्त करते हुए। कैथरीन ये सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं सकी। आपका वर्णन बिल्कुल सटीक है। वह इतनी कायरतापूर्ण तथापि भयंकर ब्लेड तकनीक कैसे विकसित करने में सफल हो गया। दूसरों को भी यह एहसास हुआ, लिन शेन की ब्लेड तकनीक भयंकर लग रही थी। शुरू में सभी को लगा कि वह सीधे क्रिस्टिन से भिड़ रहा है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि लिन शेन की तकनीकों की क्रूरता के बावजूद वे सभी रक्षात्मक थे। क्रिस्टिन की तलवारबाजी तेज हो गई और उसकी चाल अधिक मायावी हो गई। वह अपनी तलवार के साथ लिन शेन के चारों ओर तेजी से चक्कर लगा रही थी, एक भूत की तरह टिमटिमा रही थी। लेकिन क्रिस्टिन की तलवारबाजी में चाहे कितना भी बदलाव क्यों न आया हो, लिन शेन की तलवार और म्यान उसके हमलों को रोकने में कामयाब रहे। एक पल के लिए तलवारों के टकराने की आवाज़ें लगातार गड़गड़ाहट की गर्जना जैसी थीं। यहाँ तक कि जिनकी निर्वाण शक्ति थोड़ी कमजोर थी, वे भी अब क्रिस्टिन की तलवार की चाल नहीं देख सकते थे। वान शिनलोंग ने सोचा था कि उसकी चालें काफ़ी तेज थीं, लेकिन वह क्रिस्टिन की चालें भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। यदि वह लिन शेन होता तो भले ही वह क्रिस्टिन की तलवार की रोशनी से बचाव कर सकता था, वह उसकी तलवारबाजी का सामना नहीं कर सकता था और उसके शरीर में अब तक कई छेद हो गए होते। फिर भी लिन शेन अपनी जगह पर खड़ा रहा और क्रिस्टिन के सभी हमलों को रोक दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास पर्याप्त ताकत थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से रक्षात्मक मुद्रा में था, लेकिन उसकी आभा क्रिस्टिन से भी ज्यादा क्रूर लग रही थी। उसके ब्लेड का हर वार पहाड़ों और समुद्रों को चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इतने कम समय में लिन शेन ने पहले ही इस हद तक साधना कर ली है। क्रिस्टिन जैसे महान कबीले की शीर्ष प्रतिभा भी उसकी उपस्थिति को अनदेखा नहीं कर सकती। वान शिनलोन को अब और भी दृढ़ता से महसूस हुआ कि उसका निर्णय सही था। यदि उसने वास्तव में अपने स्वयं के मूल्य को कम करने के लिए अपनी मूल योजना का पालन किया होता, भले ही यह कैथरीन को खुश कर सकता था और वान परिवार को लक्षित और उत्पीड़ित होने से रोक सकता था, ऐसे वान परिवार को संभवतः फिर से विकसित होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसे वान परिवार को अवसर नहीं देगा। वे उच्च एवं शक्तिशाली लोग चमकदार रत्न इकट्ठा करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति गोबर के गड्ढे से पत्थर इकट्ठा करने के लिए तैयार नहीं होगा। वान परिवार को वास्तव में उनकी मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए किसी को खुश करना जरूरी नहीं था, बल्कि दूसरों को वान परिवार की अच्छी बातें दिखाना जरूरी था। लिन शेन द्वारा वान शिनलोन को राजी करने का कारण लिन शेन के उत्तेजक शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि लिन शेन के शब्दों ने उसे जगा दिया था, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि वान परिवार चमके, न कि खुद को नीचा दिखाए। इस समय वान शिनलोंग की नज़र में लिन शेन निस्संदेह प्रतिभा से चमक रहा था, और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड के प्रतिभाशाली लोगों के बीच भी उसकी प्रतिभा निर्विवाद थी। अचानक क्रिस्टिन रुक गया, तलवार की रोशनी गायब हो गई और उसने लिन शेन को घूरते हुए पूछा, तुम जवाबी हमला क्यों नहीं करते? मेरी ब्लेड तकनीक केवल रक्षा का अभ्यास करती है, मैंने अभी तक आक्रमण का अभ्यास नहीं किया है, लिन शेन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। केवल बचाव का अभ्यास किया, आक्रमण का नहीं। इन शब्दों ने सभी को हैरान कर दिया। कौन केवल बचाव के लिए ब्लेड तकनीक का प्रशिक्षण लेता है, आक्रमण के लिए नहीं? क्या ढाल बेहतर नहीं होगी? क्रिस्टिन ने अजीब ढंग से कहा, तो फिर ब्लेड का इस्तेमाल बंद कर दो। लिन शेन ने क्रिस्टिन की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं अभी भी ब्लेड का उपयोग करूंगा। सभी ने सोचा कि लिन शेन का मतलब था कि अगर वह ब्लेड का उपयोग नहीं करता तो वह क्रिस्टिन की तलवार की रोशनी को रोक नहीं सकता था, इसलिए उसे ब्लेड का उपयोग करना पड़ा। दुर्भाग्य से उन्होंने लिन शेन के अच्छे इरादों को गलत समझा। अगर वह ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करता तो उसे अपने शरीर से लड़ना पड़ता, और उसे डर था कि वह एक मुक्का मारकर क्रिस्टिन के डेमन स्वॉर्ड लाइफ बेस को चकनाचूर कर सकता है। क्रिस्टिन एक सभ्य व्यक्ति था, हालांकि वह एक प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन वह एक महान व्यक्ति था और लिन शेन उसका जीवन आधार नष्ट नहीं करना चाहता था। जबकि अन्य लोगों ने लिन शेन को गलत समझा, क्रिस्टिन ने ऐसा नहीं किया। लिन शेन को देखते हुए उसने पूछा, क्या तुम ब्लेड के साथ मजबूत हो या इसके बिना? फिलहाल मैं ब्लेड के बिना थोड़ा मजबूत हो सकता हूं, लिन शेन ने जवाब दिया। क्रिस्टिन ने अपना सिर हिलाया, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। सब लोग दंग रह गए। क्रिस्टिन ऐसे क्यों चली गई? ये बहुत ही अमूर्त था।
जाहिर है ये ब्लेड की मदद से ही था कि लिन शेन ने क्रिस्टिन की तलवार की रोशनी को रोकने में कामयाबी हासिल की। क्रिस्टिन उसके बेतुके बयान पर कैसे विश्वास कर सकती थी और ऐसे ही चली जा सकती थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अधिक अनुभव प्राप्त करें। क्रिस्टिन सचमुच ऐसी है जो कही गई किसी भी बात पर विश्वास कर ले। हाँ, लिन शेन में वाकई बात करने की हिम्मत है। ये स्पष्ट रूप से उस तलवार के जादू की वजह से है कि वह निर्वाण की शक्ति को रोक सकता है, फिर भी वह ये दावा करने की हिम्मत रखता है कि वह अपनी तलवार के बिना भी अधिक शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि मोटा चेहरा आपको सचमुच अधिक मजबूत बना सकता है। जिन लोगों को लॉन्ग यू से इस द्वंद्वात्मक सत्र के लिए निमंत्रण मिला था, उनमें से अधिकांश वास्तव में सच्ची प्रतिभा और ज्ञान के व्यक्ति थे, और वे आसानी से देख सकते थे कि लिन शेन की गुलाबी तलवार की ब्लेड की रोशनी का सामना करने की क्षमता उस तलवार पर निर्भर थी। लिन शेन कभी भी क्रिस्टिन से लड़ना नहीं चाहता था, और ये तथ्य कि क्रिस्टिन सलाह के प्रति इतनी ग्रहणशील थी, वास्तव में उसे राहत देता था। क्या तुम्हें लगता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ? क्या वह अपनी तलवार के बिना ज्यादा ताकतवर है? लॉन्ग यू ने कैथरीन से पूछा, जो उसके बगल में खड़ी थी। यहाँ तक कि लॉन्ग यू, एक अमर होने के नाते, ये समझ नहीं पाया कि लिन शेन क्यों कह रहा है कि वह अपनी तलवार के बिना अधिक शक्तिशाली है, जबकि यह स्पष्ट रूप से क्रिस्टिन के साथ लड़ाई में उसकी कुंजी है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कैथरीन यह नहीं बता सकी कि लिन शेन सच बोल रहा था या नहीं। हालांकि लिन शेन को 1000 मेन पॉइंटर का पता था, लेकिन वह शायद क्रिस्टिन को इससे नहीं हरा सकता था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि क्रिस्टिन की तलवार की रोशनी से बचाव करना बहुत मुश्किल था। स्क्रैप तलवार के बिना लिन शेन इसे रोकने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता था? क्रिस्टिन की हिम्मत नहीं है तो मुझे आपके ब्लेड तकनीक से बेहतर कौशल का अनुभव करने का सम्मान दें। कोई व्यक्ति अखाड़े में चला गया क्योंकि लिन शेन अभी तक नहीं निकला था और बात करने के लिए लिन शेन के सामने खड़ा था। ये सुनकर कि वहां एक तमाशा देखने को मिलने वाला है, सभी ने जल्दी से अपना ध्यान वापस अखाड़े की ओर लगाया और देखा कि वक्ता कोई और नहीं बल्कि बिग हेड के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर कोई इस बिग हेड की पहचान के बारे में अटकलें लगा रहा था, जिसने लिन शेन को चुनौती देने का साहस किया था। लिन शेन की प्रदर्शित युद्ध शक्ति को देखते हुए, जिसे क्रिस्टिन भी नहीं संभाल सकती थी, क्या ये बिग हेड ये संकेत दे रहा था कि वह स्वयं को क्रिस्टिन से अधिक शक्तिशाली समझता था? मैं यहाँ द्वंद्वात्मक सत्र में भाग लेने आया हूँ, लड़ने नहीं। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो किसी और को ढूंढ लो। लिन शेन, जो उससे निपटने में रुचि नहीं रखता था, ने कहा और अखाड़े से जाने लगा। बिग हेड ने लिन शेन को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि केवल अपने युद्ध सूट का हेलमेट उतार दिया, जिससे उसका चेहरा प्रसन्न और डांटने वाला, असाधारण रूप से सुंदर दिखाई दिया। हेथने। मैदान के बाहर खड़े दर्शक हैरान रह गए। हीथरने की प्रसिद्धि ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना क्रिस्टिन कर सके। आखिरकार क्रिस्टिन हाल ही में निर्वाण की स्थिति में चढ़ा था, और हालांकि उसे पहले से कुछ प्रसिद्धि मिली थी, लेकिन ये केवल उसके कारनामों पर आधारित थी, न कि किसी वास्तविक लड़ाकू उपलब्धि पर। उसकी प्रसिद्धि कमोबेश आरोहण स्तर तक ही सीमित थी। हेडने अलग थीं। अब सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त कॉस्मिक नंबर 1 फीनिक्स कबीले में जन्मी और कई वर्षों तक निर्वाण प्राप्त करने के बाद वह लंबे समय से स्थापित थीं। यद्यपि हीथर ने शुद्ध फीनिक्स वंश की नहीं थी, फिर भी उसका दूसरा आधा रक्त फीनिक्स वंश से कम नहीं था, क्योंकि वह सर्वोच्च वंश से आया था। इस प्रकार हीथर ने सुप्रीम और फीनिक्स दोनों कुलों की दोहरी वंशवाहक थी, तथा उसे दोनों शक्तिशाली जातियों की शक्तियों का पूर्ण उत्तराधिकार प्राप्त था। यद्यपि वह जन्मजात निर्वाण प्राणी नहीं थी, फिर भी उसकी प्रतिभा और क्षमताएं किसी भी तरह से डीएस बड़ी ई से कमतर नहीं थीं। वास्तव में डीएस बड़ी ई के जन्म से पहले हीथरने को ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा के रूप में मान्यता प्राप्त थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि हीथरने की प्रसिद्धि न केवल उसकी योग्यता और प्रतिभा के कारण थी, बल्कि दो अन्य महत्वपूर्ण कारकों के कारण भी थी, जिनमें से एक उसकी सुंदरता थी। हीथरने को ब्रह्मांड के फूल की उपाधि प्राप्त थी, जो अकेले ही उसकी सुंदरता की सीमा का संकेत देती थी। लेकिन कॉस्मिक फ्लावर शीर्षक के अलावा हीथरने का एक और उपनाम भी था, या तो स्टार सी क्वीन या कॉस्मिक विडो। हेडने ने अपनी सुंदरता, स्थिति, पद और योग्यताओं पर भरोसा करते हुए कई युवा प्रतिभाओं के साथ काम किया था, जो कभी पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। हालांकि जिन प्रतिभाशाली लोगों ने हीथरने के साथ बातचीत की थी, वे सभी उसके द्वारा बेरहमी से त्याग दिए गए, और इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि उसके साथ संबंध तोड़ने के बाद वे या तो असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुए या धीरे धीरे औसत दर्जे के बन गए। सभी का कहना था कि हीथरने एक प्रतिभाशाली हार्वेस्टर थी, और कोई भी युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो ब्रह्मांड में अपना नाम बना सकता था, उसका कमोबेश हीथरने के साथ किसी न किसी तरह का रिश्ता अवश्य था। इसके अलावा हीथरने केवल युवा प्रतिभाशाली लोगों को ही पसंद करती थी। हालांकि वह स्वयं अब युवा नहीं रही। जिन युवा प्रतिभाशाली लोगों के साथ वह डेट करती थी, वे अभी भी लगभग 20 वर्ष के थे। हेडने के लिए 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति पहले से ही बूढ़ा था।
हेदने के चरित्र और शैली ने स्वाभाविक रूप से बहुत परेशानी पैदा की और उनमें से कई प्रतिभाशाली प्रेमियों ने हेदने को छोड़ देने के बाद उसके साथ परेशानी की तलाश की। परिणामस्वरूप वे लोग जो कभी ब्रह्मांडीय स्तर की विभिन्न प्रतिभाओं की उपाधियां धारण करते थे वे सभी हीथरने द्वारा चुप करा दिए गए। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष कहानियां खोजें। हीथरने की तुलना में कैथरीन की प्रतिष्ठा के कारण लोग उसे श्वेत कमल के समान पवित्र समझते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हीथरने और लांग यू दो प्रकार के लोग थे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हालांकि दोनों ही ब्रह्मांड में प्रसिद्ध महिलाएं थीं, लेकिन उनमें शायद ही कोई समानता थी। यदि हीथरने किसी शराब और भोजन समारोह में दिखाई दे तो किसी को भी यह अजीब नहीं लगेगा, लेकिन लॉन्ग यू की द्वंद्वात्मक बैठक में उसकी उपस्थिति कुछ हद तक आश्चर्यजनक थी। लिन शेन, क्यों न हम एक शर्त लगाएं? हीथरने ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो मैं आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं। लिन शेन भी दूसरों के विस्मय के कारण रुक गया और हीथरने की ओर देखा। उसे मानना पड़ा, हीथरने वास्तव में बहुत सुंदर थी। हालांकि लिन शेन ने पहले हीथरने की प्रतिष्ठा के बारे में कुछ सुना था, लेकिन उसका चेहरा जो शुद्ध और सेक्सी था, उसे देखकर उसे स्टार सी क्वीन शब्दों के साथ जोड़ना मुश्किल था। लिन शेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि पुरुष दृश्य प्राणी है और वह कोई अपवाद नहीं था। उसकी नज़र में हीथरने एक शुद्ध, दयालु और मासूम सुंदरता थी। अगर मैं हार गई तो क्या होगा? ऐसी सुंदरता का सामना करते हुए लिन शेन को लगा कि उसे सीधे अस्वीकार करना लगभग एक अपराध करने जैसा था। यदि तुम हार गए तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाना। हीथरने की आंखें जो बोलती हुई लग रही थीं, लिन शेन को देख रही थीं, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह, वास्तव में अप्रतिरोध्य। क्षमा करें, मेरी पहले से ही एक प्रेमिका है। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। ये सुंदरी यद्यपि आकर्षक थी, परंतु इसकी प्रतिष्ठा बहुत डरावनी थी। उसके साथ रहने वाले पुरुष या तो मर गए या विकलांग हो गए, और लिन शेन कुछ और वर्ष जीना चाहती थी। तो फिर आपकी एक और गर्लफ्रेंड हो सकती है। हेदरने के खूबसूरत चेहरे पर केवल दो शब्द लिखे थे, ईमानदारी। ईमानदारी वास्तव में एक घातक चाल थी। लिन शेन मदद नहीं कर सका, लेकिन एक तरफ तियानजून और दूसरी तरफ हीथरने की परिदृश्य की कल्पना कर सका। लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना थी। तियानशुन के व्यक्तित्व को जानते हुए अगर उसने वास्तव में ऐसा किया तो तियानशुन अपने छोटे लिन को काट सकता था। एक अच्छे आदमी को खुद को सीमित नहीं रखना चाहिए। आप हर अद्भुत चीज के हकदार हैं। हेदने लिन शेन की ओर आकर्षण के साथ चली। उसकी मुस्कान मानो पूरी दुनिया का रंग उड़ा रही थी। महिलाओं सहित सभी लोग स्तब्ध थे। उनकी आंखों में केवल हीथरने का राष्ट्र को झकझोर देने वाला चेहरा ही बचा था और कुछ भी देखने में असमर्थ थे। लेकिन जैसे ही हीथरने लिन शेन के पास पहुंचने वाली थी, उसने अचानक लिन शेन के पेट पर एक मुक्का मारा। क्षण मुट्ठी चलाई गई। हेदने का शरीर नीले कवच से ढक गया। मुट्ठी के बाहरी भाग से कांटे निकले हुए थे जो स्वप्न जैसी नीली रोशनी से टिमटिमा रहे थे। हीथरने ने सोचा था कि उसका मुक्का निश्चित रूप से लिन शेन को लगेगा, लेकिन उसने लिन शेन के शरीर को अविश्वसनीय गति के साथ एक तरफ खिसकते देखा, जिससे उसका मुक्का, जो मात्र कुछ इंच की दूरी पर था, हवा के अलावा किसी और चीज पर नहीं लगा। हेदने के खूबसूरत चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखा। हमारे बीच कोई दुर्भावना या शिकायत नहीं थी, तो फिर तुमने मुझ पर अचानक हमला क्यों किया? लिन शेन ने ठंडे स्वर में हेदने की ओर देखते हुए पूछा। हेथने ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कभी अचानक हमला कब किया? ये हमारे बीच बस एक द्वंद्व है। अगर तुम जीतते हो तो तुम कोई भी शर्त मांग सकते हो, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरा प्रेमी बनना होगा। इसे अचानक हमला कैसे कहा जा सकता है? भले ही मैं अंधा हूं, तो क्या बाकी सभी लोग भी अंधे हैं? लिन शेन ने ठंडी सांस ली। शायद वे अंधे से भी कम हैं, हेदने ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा। लिन शेन थोड़ा हैरान हुआ और बाहर के लोगों की ओर देखने लगा। उसने पाया कि वे पुतलों की तरह थे, बिना पलक झपकाए, गतिहीन खड़े थे। अच्छी तकनीक है। लिन शेन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। हीथरने के तरीके बहुत ही जबरदस्त थे। यद्यपि वह नहीं जानता था कि उसने कौन सी तकनीक अपनाई थी, लेकिन ये तथ्य कि वह हर किसी से इस तरह का व्यवहार करवा सकती थी, अनसुना था। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, लॉन्ग यू एक अमर प्राणी थी और हीथरने एक निर्वाण प्राणी थी। उसकी शक्ति ने एक अमर प्राणी को भी प्रभावित किया, जो कि बहुत ही विकृत था। यह कोई विशेष रूप से आश्चर्यजनक तकनीक नहीं है, ये केवल एक भ्रम है। वे जो देखते हैं वह वास्तविक हम नहीं हैं, और जो हम देखते हैं वह भी वास्तविक वे नहीं हैं। यह एक सीधी सादी तरकीब है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने की महान विधि कहा जाता है। हीथरने ने लिन शेन को देखते हुए दिलचस्पी से समझाया, लेकिन तुम स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने की महान विधि को देख पाने में सक्षम हो, यह मेरे लिए कुछ हद तक आश्चर्यजनक है। लिन शेन ने जवाब दिया, मैं आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द का अर्थ जानता हूं, लेकिन सब मिलाकर मैं एक भी वाक्य नहीं समझ पाता हूं। यह आपकी गलती नहीं है, ये वास्तव में अधिकांश लोगों के लिए समझना कठिन है। मैं इसे आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। हम चीज़ें देखते हैं क्योंकि हमारे पास आंखें नामक अंग है, और हम आवाज़ें सुनते हैं क्योंकि हमारे पास कान हैं।
आप इन अंगों को कैमरों के रूप में सोच सकते हैं जो हमारे मस्तिष्क तक छवियों को पहुंचाते हैं। यही दृश्य और ध्वनियां हैं जिन्हें हम देखते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने की मेरी महान विधि कैमरे में पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो को प्रसारित करके काम करती है। इस प्रकार वे जो देखते और सुनते हैं वह ये पहले से रिकॉर्ड की गई फुटेज है, न कि वास्तव में घटित होने वाली घटनाएं। इसलिए अभी वे हमें अखाड़े में बात करते हुए देखते हैं, बिना किसी मारपीट के। वे जो देखना जारी रखेंगे वह भी केवल वही होगा जो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं, और जो आप देखते हैं वह भी वही छवि है जिसे मैं आपको देखने की अनुमति देता हूं। इस बिंदु पर हीथरने ने लिन शेन का सर्वेक्षण किया और कहा, सैद्धांतिक रूप से जो आपको मेरे बारे में देखना चाहिए वह भी सिर्फ वह छवि है जिसे मैंने आपको देखने दिया, न कि असली में जो आपको मुक्का मार रहा हूं, जो अजीब है। स्पष्ट रूप से आप स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने की मेरी महान विधि के लिए गिर गए हैं। दूसरों को देखो, उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा है। यह साबित करता है कि यह विधि आप पर भी काम करती है। लेकिन आप अभी भी असली मुझे क्यों देख सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों? हीथरने ने इतना कुछ इसलिए कहा क्योंकि वह जानना चाहती थी कि लिन शेन स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने की महान विधि से प्रभावित होने के बावजूद अभी भी अपने असली शरीर को देखने में सक्षम क्यों थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने की महान विधि लाइव निगरानी को पूर्व रिकॉर्ड किए गए वीडियो से बदलने के समान है, ताकि अन्य लोग केवल पूर्व रिकॉर्ड की गई सामग्री ही देख सकें, न कि यह कि वास्तव में क्या हो रहा है। लिन शेन ने जोर से सोचा। यही इसका सार है। हालांकि ये ऑपरेशन बहुत जटिल है और इसे पूरा करने के लिए कुछ बहुत ही विशेष प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अमर लोगों को भी स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने की मेरी महान विधि को समझने में कठिनाई होगी। हेदने ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे कैसे देखते हैं? मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं तुम्हें असली रूप में क्यों देख सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। लिन शेन ने स्वीकार किया कि वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह असली हीथरने को क्यों देख सकता है। नहीं बताना चाहती, ये भी ठीक है। तुम मुझे जल्द ही बता दोगी, हेदने ने कहा, और अचानक उसने लिन शेन के गाल की ओर एक और मुक्का मारा। लिन शेन ने तेजी से चकमा दिया। अपने दोहरे जीवन आधार की वृद्धि के साथ उसकी गति हीथरने सहित अधिकांश निर्वाण प्राणियों से अधिक थी। अभी भी कोई फायदा नहीं। तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत हो और अब मैं तुम्हें अपना प्रेमी और भी ज्यादा बनाना चाहती हूँ। हीथरने की हरकतें चंचल थीं, जो टिमटिमाते प्रेत की तरह लिन शेन पर हमला कर रही थीं। लिन शेन ने अपनी स्क्रैप तलवार निकाली और हीथरने के सभी आक्रामक प्रयासों को रोक दिया। हीथरने का कौशल अप्रत्याशित था और उसका युद्ध अनुभव इतना व्यापक था कि वह वेई वुफू के बराबर लग रहा था। अगर लिन शेन के समर्पित रक्षा प्रशिक्षण के लिए, रक्षात्मक कला के शिखर तक पहुंचने के लिए उसके हमले का सामना करना बहुत मुश्किल होता। यह महिला सिर्फ एक महिला अधिपति से कहीं बढ़कर है। उसने बहुत से कौशलों को प्रशिक्षित करके एक अत्यंत उच्च क्षेत्र में प्रवेश किया है। लिन शेन को अपने दिल में थोड़ा आश्चर्य महसूस हुआ। उसने फिर से चारों ओर देखा और पाया कि अखाड़े के बाहर के लोग अभी भी गतिहीन थे, ये जानते हुए कि वह अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने की महान विधि के प्रभाव में था। वह हेदने की योग्यता से ईर्ष्या भी करता था। अगर उसके पास ऐसी क्षमता होती तो विरोधी यह नहीं देख पाते कि वह क्या कर रहा है। वह सीधे उनके पास जाकर उन पर घातक वार कर सकता था और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कैसे मारे गए। ऐसी क्षमता वाकई कुछ हद तक विकृत थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। वास्तव में ऐसा ही हुआ। मैदान के बाहर मौजूद दर्शकों ने देखा कि लिन शेन और हीथरने बातचीत कर रहे थे। कोई शारीरिक झड़प नहीं हुई थी। लॉन्ग यू की आंखें थोड़ी अजीब लग रही थीं जब उसने कैथरीन की ओर देखा। क्या तुम बस ऐसे ही देखती रहोगी? और क्या? कैथरीन ने आंखें घुमाते हुए उत्तर दिया। लॉन्ग यू ने बिना कुछ और कहे हंस दिया। उसकी नज़र मैदान की ओर लौट आई, लेकिन वह जहां देख रही थी वह दूसरों से अलग लग रहा था। कैथरीन ने अपने होठों को भींचते हुए खुद से कहा, एक असली जलपरी। हीथरने ने अपनी कौशल तकनीकों में विविधता लाई। उंगली से प्रहार, हथेली से प्रहार, घूंसे, कोहनी से प्रहार, विभिन्न प्रकार के कौशल अपनाए, लेकिन कोई भी लिन शेन की सुरक्षा को भेद नहीं सका। अचानक हीथरने ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में तलवार के आकार का स्पिरिट बेस दिखाई दिया। स्पिरिट बेस शुद्ध सफ़ेद था, फिर भी नीली बिजली से लिपटा हुआ था, और तलवार के शरीर के भीतर बिजली से बना एक सच्चा ड्रैगन हिलता हुआ लग रहा था। हाथ में तलवार लेकर हीथरने ने सीधे लिन शेन पर वार किया। लिन शेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हीथरने की निर्वाण शक्ति बिजली की शक्ति में बदल गई थी। वेई वुफू के अलावा ये लिन शेन का पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से सामना था जो उनके निर्वाण गुणों को बदल सकता था। अप्रत्याशित परिवर्तन। लिन शेन ने अपनी स्क्रैप तलवार को घुमाया। थंडर ट्रू ड्रैगन तलवार लाइट के साथ टकराया। उनकी ब्लेड क्यूवी थंडर ट्रू ड्रैगन स्वॉर्ड लाइट को पूरी तरह से तोड़ने में विफल रही, लेकिन सौभाग्य से स्क्रैप तलवार इतनी शक्तिशाली साबित हुई कि उसने बलपूर्वक उसे आधे में काट दिया।
हीथरने की तलवारबाजी एक तैरते हुए ड्रैगन की तरह थी। थंडर ट्रू ड्रैगन तलवारबाजी का एक सेट जो कि तूफानी तूफान की तरह हिंसक, पूरी तरह से आक्रामक था। उस क्षण हीथरने ने अपना सारा आकर्षण खो दिया था। वह एक दबंग थंडर ट्रू ड्रैगन में तब्दील हो गई थी। तलवार के वार के बाद बिजली की तरह प्रकाश बाहर निकल रहा था और लिनशेन पर उग्र रूप से बमबारी कर रहा था। लिनशेन ने अपनी जुड़वां तलवारों को एक दूसरे से टकराकर हीथरने की भयंकर थंडर ट्रू ड्रैगन तलवारबाजी को बलपूर्वक रोक दिया। जब तलवारबाजी का एक सेट लिनशेन की सुरक्षा को भेदने में विफल रहा तो हीथरने ने अचानक तलवार से ब्लेड पर स्विच किया और एक चमगादड़ के पंख के समान भयानक काला ब्लेड निकाला। ब्लैक ब्लेड स्पिरिट बेस उसके हाथों में प्रकट हुआ। उसी समय उसकी निर्वाण शक्ति भी एक विचित्र काली निर्वाण शक्ति में परिवर्तित हो गई। हीथरने की तलवार चलाने की तकनीक कुछ क्षण पहले की उसकी तलवारबाजी के विपरीत पहचानने योग्य नहीं थी। यदि यह प्रत्यक्ष रूप से न देखा गया होता तो किसी के लिए यह विश्वास करना कठिन होता कि एक ही व्यक्ति में इतनी भिन्न योग्यताएं और ताकत हो सकती है। उसकी ब्लेड तकनीक भूतिया और मायावी थी। उसकी ब्लेड एक छाया की तरह घूम रही थी और अप्रत्याशित रूप से विभिन्न कोनों से लिनशेन पर वार कर रही थी। अफसोस की बात है कि ऐसी तकनीक भी बेकार थी। लिनशेन की सुरक्षा को भेदने में अभी भी असमर्थ थी। फिर हेदने ने आश्चर्यजनक रूप से विभिन्न आत्मा आधारों का खुलासा किया। तलवारें, भाले, ब्लेड, हल्बर्ट, कुल्हाड़ियाँ, हथौड़े, हुक और कांटे। प्रत्येक आत्मा आधार के साथ उसके निर्वाण गुण तदनुसार परिवर्तित हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर NOGO 100। उनकी प्रत्येक तकनीक असाधारण रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो सैकड़ों परिशोधनों की प्रक्रिया से होकर गुजरी प्रतीत होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन काल में ऐसी एक ही तकनीक में निपुणता प्राप्त कर लेना और उस पर गर्व करना पर्याप्त होना चाहिए। फिर भी हीथरने ने कई ऐसी शक्तिशाली तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी, जिनमें से प्रत्येक तकनीक एक औसत व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में हासिल की जा सकने वाली तकनीकों से कहीं अधिक थी। इसके अलावा उसकी निर्वाण शक्ति उसकी तकनीकों द्वारा आवश्यक विशेषताओं से मेल खाने के लिए रूपांतरित हो सकती थी, जिसे लिनशेन ने भी आश्चर्यजनक पाया। शुक्र है कि स्क्रैप तलवार द्वारा पूरित उसकी रक्षात्मक स्थिति में लगभग निर्वाण स्तर की रक्षात्मक क्षमता थी, जिससे हीथरने के विभिन्न रूपांतरण भी उसकी सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ हो गए। वास्तव में लिनशेन बचाव न करने का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि हीथरने अन्य कौन से अप्रत्याशित निर्वाण गुण और कौशल प्रकट कर सकती है। दर्शकों ने यह भी देखा कि लिनशेन और हीथरने ने द्वंद्वयुद्ध शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने केवल वही हिस्सा देखा जो हीथरने चाहती थी कि दृश्य को संशोधित करने के बाद वे देखें। एक दर्जन से अधिक निर्वाण गुणों और तकनीकों का प्रयोग करने के बाद तथा कई आत्मा आधारों का प्रयोग करने के बाद भी हीथरने लिनशेन की सुरक्षा को भेद नहीं सकी और अचानक उसने हमला करना बंद कर दिया तथा कुछ दूरी तक पीछे हट गई। आपका ब्लेड और आपकी तकनीक वास्तव में दिलचस्प है। मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने में बहुत दिलचस्पी ले रही हूँ, हीथरने ने कहा। लिनशेन को देखते हुए उसकी निगाहें तेज हो गईं। मैंने पहले ही कहा है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। चलो यहीं रुकते हैं, लिनशेन ने जवाब दिया। लेकिन देखो, मुझे दूसरों के आदमी चुराने का शौक है। मैं अन्य उत्कृष्ट पुरुषों को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं किसी उत्कृष्ट पुरुष को देखती हूँ तो मैं उसे छीनकर अपना प्रेमी बनाना चाहती हूँ। मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? फूलों की तरह खिलती मुस्कान के साथ हीथरने का लिनशेन को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। आपको अच्छे पुरुष पसंद हैं, मैं आपको कुछ से मिलवा सकता हूँ। क्रिस्टिन महान है और यदि वह उपयुक्त नहीं है तो मैं DS बड़ी ई को भी जानता हूँ। मैंने सुना है कि वह अभी भी सिंगल है, मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ, लिनशेन ने सुझाव दिया। लेकिन मैं तुम्हें बस इसी तरह पसंद करता हूँ, हेदने ने कहा। आप अपना परिचय मुझे क्यों नहीं देते? क्षमा करें, लेकिन मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। लिनशेन पलटा और लड़ाई के मैदान से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। ये तुम्हारे ऊपर नहीं है, मैंने अपनी नज़रें तुम पर टिका रखी हैं, हीथरने ने कहा, और दर्जनों स्पिरिट बेस जो उसने पहले इस्तेमाल किए थे अचानक अपने आप उड़कर उसके बगल में मंडराते हुए आ गए। प्रत्येक स्पिरिट बेस से एक अलग चमक निकल रही थी, साथ ही दर्जनों शीर्ष स्तरीय निर्वाण शक्तियां एक साथ फूट रही थीं। उनकी शक्ति एक शक्तिशाली सेना के समान थी। दर्जनों आत्मा आधारों ने लिनशेन का सामना किया, मानो दर्जनों शीर्ष स्तरीय निर्वाण प्राणी पूरी ताकत से लिनशेन पर वज्र शक्ति से प्रहार करने की तैयारी कर रहे हों। हीथरने ने लिनशेन को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आपकी ब्लेड तकनीक और रक्षा वास्तव में प्रभावशाली है। संभवतः आमने सामने की स्थिति में निर्वाण स्तर का कोई भी व्यक्ति आपकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता, लेकिन आप अंततः एक निर्वाण प्राणी ही हैं। यदि ये दर्जनों स्पिरिट बेस एक साथ पूरी ताकत से हमला करते हैं तो मुझे डर है कि चाहे आपकी ब्लेड तकनीक कितनी भी मजबूत क्यों न हो, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो अपनी सुंदरता के साथ यहाँ से चले जाएं, या इन दर्जनों आत्मा आधारों का पूरा खामियाजा भुगतें। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे लगता है कि यह कोई मुश्किल बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होना चाहिए, है ना? क्या तुम सच में कोई कदम उठाने की योजना नहीं बना रही हो?
लॉन्ग यू ने लड़ाई के मैदान के बाहर कैथरीन से पूछा। स्पष्टतः वह वास्तविक दृश्य देख सकती थी। लिन शेन की ब्लेड तकनीक वास्तव में दुर्जेय थी, लेकिन जैसा कि हीथरने ने कहा, चाहे उनकी ब्लेड तकनीक कितनी भी कुशल क्यों न हो, दो मुट्ठियां चार हाथों के सामने कुछ भी नहीं है। दर्जनों शीर्ष स्तरीय निर्वाण स्पिरिट बेसों के हमलों की तो बात ही छोड़िए। भले ही उन्होंने लिन शेन को 2 और तलवारें और 2 और हाथ दिए, फिर भी वह संभवतः उन्हें रोक नहीं सकता था। शायद वह उस सुंदरी के साथ जाना चाहता है। कैथरीन अभी भी अविचल रही और उसने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। अखाड़े के अंदर लिन शेन ने हीथरने के पास मडराते दर्जनों स्पिरिट बेस को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये बहुविकल्पीय प्रश्न वास्तव में बहुत सरल है। मुझे लगता है कि कोई भी इसे नहीं चुनेगा। क्या इसका मतलब है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए सहमत हैं? हीथरने की आंखों में अर्धचंद्राकार आकृतियां बन गईं और वह मुस्कुराए। नहीं, मुझे विकल्प चुनने में कठिनाई होती है। मुझे बहुविकल्पीय प्रश्न पसंद नहीं हैं। लिन शेन ने अपनी तलवार को म्यान में रखा, उसे अपनी कमर पर लटका लिया और हीथरने से उदासीनता से कहा, तो मैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। अब आप जा सकते हैं और मैं दिखावा करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। अन्यथा परिणामों के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। जितना अधिक आप इस तरह से व्यवहार करेंगे, उतना ही अधिक मैं आपको पसंद करने लगूंगा। तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते, लेकिन मैं जोर देकर कहती हूं कि तुम्हें बनना ही होगा। हीथरने ने कहा। उसके बगल में दर्जनों आत्मा आधार अचानक शानदार ढंग से चमक उठे, जो प्रकाश की भयावह धाराओं में बदल गए जो लिन शेन की ओर बढ़े। इनमें से प्रत्येक आत्मा आधार में एक शीर्ष स्तरीय निर्वाण सत्ता के बराबर की शक्ति थी, और इन दर्जनों आत्मा आधारों की संयुक्त शक्ति एक भयावह स्तर पर पहुंच गई थी, एक ऐसी शक्ति जो अकल्पनीय थी और जिसे एक निर्वाण सत्ता सहन नहीं कर सकती थी। कैथरीन अनायास ही उठ खड़ी हुई। लॉन्ग यू की आंखें भी बिना पलक झपकाए लिन शेन पर टिकी थीं। लिन शेन आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसने अपनी तलवार नहीं निकाली। इसके बजाय वह सीधे उन दर्जनों आत्मा ठिकानों की ओर उड़ा और फिर अपना हाथ उठाया और एक मुक्का मारा। कैथरीन ने सोचा कि लिन शेन के पास हीथरने के स्पिरिट बेस का मुकाबला करने के लिए कुछ गुप्त तकनीक है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने इतनी क्रूरता से हमला किया। उसे और भी अधिक हैरानी इस बात से हुई कि लिन शेन ने अपने कवच को भी नहीं बुलाया था, और बस ऐसे ही अपने मांस और रक्त के शरीर के साथ उसने हीथरने के दर्जनों शीर्ष स्तरीय निर्वाण आत्मा ठिकानों का सामना किया। ऐसा लग रहा था कि हीथरने वास्तव में लिन शेन की जान नहीं चाहती थी। लिन शेन को खाली हाथ स्पिरिट बेस की ओर बढ़ते देख उसकी आंखें थोड़ी झुक गईं और दर्जनों स्पिरिट बेस ने लिन शेन की भुजाओं को निशाना बनाकर उन पर प्रहार किया। समय निर्वाण की कई भयावह शक्तियां लिन शेन की बांह की ओर फट रही थीं। चमकदार रोशनी पहले से ही सीधे देखने के लिए असहनीय बना रही थी। लिन शेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि आत्मा आधार उसके शरीर पर कहां से बमबारी कर रहे थे, क्योंकि उसका लक्ष्य वे आत्मा आधार नहीं थे, बल्कि हीथरने स्वयं थी। एक दर्जन से अधिक आत्मा आधारों ने अत्यंत भयावह चमकदार रोशनी के साथ एक के बाद एक लिन शेन की मुट्ठी और बांह पर प्रहार किया। लेकिन अगले ही पल हीथरने की आंखों में भय का भाव उभर आया। लिन शेन की मुट्ठी से उन दर्जन भर आत्मा आधारों को उड़ती हुई राख में बदल दिया गया, मानो वे पहाड़ों को नष्ट करने में सक्षम शीर्ष स्तरीय निर्वाण आत्मा आधार न होकर केवल कागजी राख हों। एक दानव देवता की तरह लिन शेन उड़ती राख के बीच से बाहर निकला और उसकी मुट्ठी एक पल में हीथरने के चेहरे पर पहुंच गई। हीथरने एक शीर्ष स्तरीय निर्वाण प्राणी के रूप में वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करने में कामयाब रही और उसने लिन शेन की ओर अपनी मुट्ठी घुमाई। लिन शेन की मुट्ठी मात्र मांस और रक्त थी, जबकि हीथरने की मुट्ठी कवच और कांटों से ढकी हुई थी और निर्वाण की नीली शक्तियां भी फूट पड़ीं। धमाका! निर्वाण की शक्ति बिखर गई। हीथरने का शरीर एक भूसे से उड़ गया और जब वह पीछे हटी तो उसका कवच और युद्ध पोशाक राख में बदल गए। केवल उसका मांस और रक्त का शरीर अखाड़े की सुरक्षात्मक दीवार से जोर से टकराया। हेदने का पीला शरीर सुरक्षात्मक दीवार से चिपकते ही मुड़ गया। सौभाग्य से अमर स्तर की सामग्री से बनी दीवार अत्यंत टिकाऊ थी, अन्यथा उसका शरीर उसे तोड़ सकता था। हेदने की पुतलियां फैल गईं, उसका शरीर दीवार से नीचे फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से ताज़ा खून बहने लगा। कैथरीन मुंह खोले लिन शेन को देखती रही, बहुत देर तक बिना हिले डुले। एनो से ओमाइक्रॉन। लॉन्ग यू की आंखें आश्चर्य से भर गईं। क्या ये वास्तव में सच है? जब वह अपने ब्लेड का उपयोग नहीं करता है तो वह अधिक शक्तिशाली होता है। नहीं, सिर्फ अधिक शक्तिशाली नहीं, वह विस्फोटक रूप से मजबूत है। एक मुक्का ने एक दर्जन से अधिक शीर्ष स्तरीय निर्वाण आत्मा ठिकानों को चकनाचूर कर दिया। हीथरने के कवच को तोड़ दिया। क्या एक निर्वाण प्राणी की ताकत वास्तव में इतनी दुर्जय हो सकती है? कैथरीन के दिमाग में सैकड़ों विचार कौंधे, जो अभी लिन शेन को मारने की इच्छा के करीब थे। ऐसा व्यक्ति यदि अमर हो जाए तो कितना भयानक होगा, और यह आदमी उसका शत्रु भी था। लॉन्ग यू ने लिन शेन के निर्वाण शक्ति से पिछले परिचय को याद किया, तब यह महत्वहीन लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लिन शेन बहुत ईमानदार थे। उनकी ताकत वास्तव में दुर्जय थी, न कि केवल सामान्य।
लिनशेन, तुम, इस आदमी, मैंने तुम्हारे बारे में फैसला किया है। हीथरने का सिलहूट अचानक अनगिनत नीले कणों में बदल गया, जो लिनशेन के ठीक सामने फैल गया, और केवल उसके शब्द लिनशेन के कानों में गूंजते रहे। हीथरने के गायब होने के बाद दर्शकों ने अचानक पलकें झपकाईं, अखाड़े के अंदर लड़ रहे लोग गायब हो गए, केवल लिनशेन ही अखाड़े के किनारे पर खड़ा रह गया, जबकि हीथरने कहीं नहीं दिखी। हीथरने कहाँ गई? वह क्यों गायब है? हर कोई हैरान था। उन्होंने हीथरने को लिनशेन से लड़ते हुए विभिन्न कौशल का उपयोग करते हुए देखा था, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। उन्होंने लिनशेन को अखाड़े से बाहर जाते हुए देखा और उस पर संदेह भरी नजरों से देखते रहे। हीथरने कहाँ है? कैथरीन ने जानबूझकर पूछा, क्योंकि उसने लिनशेन को वापस आते देखा था। शायद उसके पास कोई जरूरी काम था जो अचानक कहीं छूट गया। बहुत अजीब बात है। लिनशेन ने कंधे उचका दिए। कैथरीन और लॉन्गयू ने एक दूसरे की ओर देखा और अजीब तरह से सोचने लगे, यह आदमी वास्तव में बकवास कर सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह अचानक बिना किसी कारण के चली गई? तुमने उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला था, क्या ये स्पष्ट नहीं था कि उसे तुम्हारे हाथों मारे जाने से बचने के लिए वहां से चले जाना पड़ा? शायद हीथरने को अचानक कुछ निपटाना पड़ा। चलो इसे यहीं बुलाते हैं और बहस की बैठक जारी रखते हैं। असली लॉन्गयू के संकेत पर स्थिति को संभालते हुए नकली लॉन्गयू ने सुझाव दिया। लिनशेन ने ऐसा अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह सबके साथ बैठक हॉल में लौट आया और वाद विवाद बैठक में भाग लेना जारी रखा। मिनोटॉर युद्ध सूट पहने हुए लॉन्गयू ने लिनशेन के साथ कुछ विषयों पर बातचीत की, जानबूझकर या अनजाने में। लिनशेन ने उसके विचारों की बहुत प्रशंसा की, जिससे लॉन्गयू को खुशी भी हुई और थोड़ी नाराजगी भी। कोई भी बता सकता था कि लिनशेन जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस तरह की चापलूसी बहुत ही घटिया थी। चलो लॉन्गयू जैसी महिला का जिक्र भी नहीं करते, यहाँ तक कि थोड़ा अनुभव रखने वाली महिला भी ऐसी अनाड़ी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होगी। लॉन्गयू हैरान था। लिनशेन उसे खुश करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही उसकी असली पहचान जान ली थी? अब किसी की भी लिनशेन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। क्रिस्टिन और हीथर ने, जो उनके जैसे शीर्ष निर्वाण प्राणी हैं, लिनशेन की ब्लेड तकनीक पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो पाई थीं, और स्वाभाविक रूप से वे खुद को सक्षम भी महसूस नहीं कर रही थीं। चूंकि वे वास्तविक युद्ध में लिनशेन को हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ज्ञान और प्रतिभा के मामले में उससे आगे निकलने की आशा की, जिससे लॉन्गयू पर अच्छा प्रभाव पड़े। लिनशेन का ज्ञान वास्तव में उनसे कमतर था। कभी कभी जब उनसे उनकी राय पूछी जाती थी तो वे कोई गहन अंतर्दृष्टि नहीं दे पाते थे, न ही कोई ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत कर पाते थे जो विशेष रूप से ज्ञानवर्धक हो। प्रतिष्ठित परिवारों के कई सज्जनों ने देखा कि नकली लॉन्गयू लिनशेन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और उन्होंने मन ही मन राहत की सांस ली। छोटी जातियों के लोगों की अपनी सीमाएं होती हैं, उनका क्षितिज और ज्ञान बहुत हीन होता है। उसने बस एक अजीबोगरीब ब्लेड तकनीक में महारत हासिल की और एक अच्छी तलवार प्राप्त की। उन्हें अचानक लगा कि लिनशेन उतना बड़ा खतरा नहीं था, ये देखते हुए कि हालांकि उसकी ब्लेड तकनीक भयंकर थी, ये पूरी तरह से रक्षात्मक थी और इस प्रकार इसकी अपनी सीमाएं थीं। जब वाद विवाद बैठक समाप्त हो गई तो उपस्थित लोगों को नौकरों द्वारा अलग अलग चेंजिंग रूम में ले जाया गया ताकि वे जाने से पहले अपने युद्ध पोशाक बदल सकें। लिनशेन और कैथरीन भी अपने पिछले चेंजिंग रूम में लौट आए और अपने युद्ध सूट पहन लिए। लिनशेन, आपको कौन अधिक सुंदर लगता है, हीथर ने या मैं? लिनशेन अभी अभी कपड़े बदलकर बाहर आया था जब हीथर ने, जो पहले से ही कपड़े बदल चुकी थी, सोफे पर बैठ गई और उसे चंचल भाव से देखते हुए पूछा। मुझे चेहरा देखने में दिक्कत है, मैं सुंदरता या कुरूपता नहीं देख सकता, लिनशेन ने गंभीरता से कैथरीन की जांच करते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप हीथरने से ज्यादा सुंदर हैं। क्यों? कैथरीन ने दिलचस्पी से पूछा। यदि लिनशेन ने उसे केवल सुंदर कहा होता तो कैथरीन कभी विश्वास नहीं करती, लेकिन उसके बोलने के तरीके ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है, लिनशेन ने ईमानदारी से कहा। सच तो यह है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं हैं, इतनी सारी को देखने के बाद आपको एहसास होता है कि प्रत्येक सुंदरी का अपना आकर्षण है, और यह बताना वास्तव में कठिन है कि कौन अधिक सुंदर है। कैथरीन और हीथर ने दोनों ही खूबसूरत हैं, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जो उनसे कम खूबसूरत नहीं हैं। शुद्ध सुंदरता के संदर्भ में लिनशेन को नहीं पता था कि कौन बेहतर दिखता है, लेकिन कैथरीन के पास अग्नि बीज था, और अग्नि बीज द्वारा चुने गए लोग थोड़े अधिक सुंदर होने चाहिए, या ऐसा उसने सोचा। मेरे पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है? कैथरीन ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं इसे ठीक से समझा नहीं सकती, ये बस एक एहसास है। लिनशेन इस विषय पर आगे विस्तार से बात नहीं करना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे कहना ही है तो मैं तुम्हें अपनी नींद में पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में ऐसा महसूस नहीं करती। कैथरीन ने पलकें झपकाईं। लिनशेन की ओर उसकी निगाहें कुछ रहस्यमय हो गईं।
यदि किसी और ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की होती तो वे शायद बच नहीं पाते, लेकिन जब लिन शेन ने ऐसा कहा तो कैथरीन को बिल्कुल भी घृणा महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे गर्व का भी एहसास हुआ। उसके साथ संबंध न रखे कैथरीन ने एक पल के लिए सोचा, फिर महसूस किया कि लिन शेन ने वास्तव में हीथरने के साथ उस तरह से मीठी बातें नहीं की थीं जैसे उसने उसके साथ की थी, यहाँ तक कि वह हीथरने को मारने तक की बात कर रहा था। यदि आप ऐसे बेशर्म शब्द बोलते रहेंगे तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। पश्चिमी शैली की पोशाक पहने कैथरीन गुस्से से दहाड़ उठी और लिन शेन को एक भयंकर घूर से देखा। यह आप ही थे जिन्होंने पूछा था और अब किसी को बोलने नहीं देंगे। एक आदमी होना वास्तव में कठिन है। लिन शेन ने आह भरते हुए कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक वेटर खड़ा था। सर, मालिक ने अनुरोध किया है कि आप एलिगेंट गार्डन में अकेले चलें, लिन शेन को बाहर आते देख वेटर ने जल्दी से कहा। लॉन्ग यू मुझे एलिगेंट गार्डन में अकेले देखना चाहता है। लिन शेन को पता था कि एलिगेंट गार्डन वह जगह थी जहां लॉन्ग यू रहता था और उसे यह अजीब लगा कि वह उसे अकेले क्यों देखना चाहती थी। आज, हालांकि उसने लॉन्ग यू के साथ दूरी को पाटने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से दूसरों की चापलूसी करने में अच्छा नहीं था और वह महसूस कर सकता था कि लॉन्ग यू उसकी तारीफों से विशेष रूप से प्रभावित नहीं हुई थी। लिन शेन ने कैथरीन की ओर देखा जो उसके पास आए और उसने लिन शेन के चारों ओर अपना हाथ लपेटते हुए कहा, द्वंद्वात्मक बैठक समाप्त हो गई है, हमारे पास अन्य मामले हैं, इसलिए चलो लॉन्ग यू को परेशान न करें। जैसे ही वह बोल रही थी, कैथरीन ने लिन शेन को बाहर खींच लिया, जिससे वेटर मुश्किल स्थिति में आ गया, लेकिन उसने कैथरीन को बाधित करने की हिम्मत नहीं की और केवल लॉन्ग यू को रिपोर्ट करने के लिए वापस जा सका। ये सुनकर लॉन्ग यू केवल मुस्कुराया। मैंने शुरू में सोचा था कि कैथरीन एक ऐसी महिला थी जो मेरी तरह बड़े पैमाने पर दुनिया के बारे में चिंतित थी। ऐसा लगता है कि मैंने उसका बहुत अधिक आकलन कर लिया है, वह भी इन तुच्छ स्नेह और प्रेम से चिपकी रहती है, अंततः वह मेरे जैसी आत्मा नहीं है। लॉन्ग यू ने वेटर को परेशान नहीं किया, उसे विदा किया और एलिगेंट गार्डन में अकेले बैठकर द्वंद्वात्मक बैठक में हुई सभी बातों को याद करने लगा। क्रिस्टिन वास्तव में हमारे समय की एक दुर्लभ प्रतिभा है और जबकि हीथर ने बहुत लालची हो सकती है, अपनी सभी क्षमताओं को एक में विलय करने में असमर्थ है और वास्तव में उन्हें अपने लिए उपयोग करने में असमर्थ है। उसकी प्रत्येक क्षमता एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा से आती है और उसका एक सामूहिक प्रहार पहले से ही एक निर्वाण प्राणी की ताकत की सीमा से कहीं अधिक है। ऐसे व्यक्ति फिर भी दोनों लिन शेन के लिए कोई मुकाबला नहीं है। उनकी ब्लेड तकनीक, वह पंच, मुझे डर है कि निर्वाण स्तर पर कोई भी नहीं है जो उसके बराबर हो सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लगता है कि उनके द्वारा डीएस बड़ी ई को हराने की अफवाहें पूरी तरह से निराधार नहीं हैं। लिन शेन के पंच के प्रभुत्व पर विचार करते हुए लॉन्ग यू और भी अधिक उत्सुक हो गया। वह एक छोटे कबीले से आता है, दिव्य जाति के साथ अभ्यास करते हुए बड़ा नहीं हुआ है। भले ही उसे बाद में दिव्य जाति से सहायता मिली हो, लेकिन इस तरह की साधना का स्तर निश्चित रूप से केवल उनके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी विकास प्रक्रिया में ऐसे तत्व हो सकते हैं जिनसे अन्य छोटे कबीले सीख सकते हैं। लेकिन फिर एक और विचार पर लॉन्ग यू को ये कुछ हद तक मनोरंजक लगा। लिन शेन, एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से महान क्षमता और प्रतिभा से संपन्न है, जो अपनी योग्यता और ताकत के माध्यम से दूसरों का पक्ष और सम्मान जीतने में सक्षम है, फिर भी वह दूसरों को खुश करने के लिए इस तरह के भारी भरकम शब्दों का उपयोग करने पर जोर देता है। ये वास्तव में हैरान करने वाला है। क्या इस व्यक्ति का व्यक्तित्व खुश करने वाला हो सकता है? लॉन्ग यू ने मन ही मन सोचा। लिन शेन वास्तव में लॉन्ग यू से मिलना चाहता था, लेकिन दूसरे विचार से लॉन्ग यू जैसी साहित्यिक युवती के साथ समान आधार खोजना बहुत कठिन होगा और वहां जाने से संभवतः उसका पक्ष नहीं मिल पाएगा, बल्कि इसके बजाय माहौल अजीब हो सकता है या यहाँ तक कि लॉन्ग यू को उससे और अधिक निराशा हो सकती है। उसने सोचा कि अभी तो वापस जाकर और किताबें पढ़ना बेहतर होगा, शायद अगली बार लॉन्ग यू का पक्ष जीतने का मौका मिल जाए। किताबें तभी मूल्यवान हो जाती हैं जब हमें उनका उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अगर मैंने बचपन में बेतहाशा खेलने के बजाय अधिक पढ़ा होता तो शायद मैं आज लॉन्ग यू को हिला सकता था। लिन शेन ने कैथरीन को उसे खींचने से नहीं रोका, लेकिन उसे कुछ पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि वे विद्वान और ज्ञानवान भी होते तो भी महान ब्रह्मांडीय कुलों के वंशजों की तुलना में वे बहुत पीछे रह जाते, क्योंकि उनके ज्ञान का स्तर स्वाभाविक रूप से मानव जाति की तुलना में बहुत अधिक था। ये वास्तव में परेशानी वाली बात है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लॉन्ग यू भी इस महिला की तरह होगी जो कुछ ऐसा चाहेगी जो मेरे पास है। एक निष्पक्ष व्यापार से बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है, लिन शेन ने सोचा, लेकिन फिर उसे लगा कि यह बात सच होने के लिए बहुत अच्छी है। लॉन्ग यू स्वयं एक अमर देवी थी और सभी महान जातियों के कुलीन लोग उसकी कृपा पाने के लिए प्रयासरत थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह जो भी चाहती थी लोग उसे देने के लिए उत्सुक रहते थे, तो उसे उससे कुछ भी क्यों चाहिए। कैथरीन लिन शेन के व्यवहार से बहुत संतुष्ट थी। ऐसा लग रहा था कि उसका लॉन्ग यू से मिलने का कोई इरादा नहीं था और वह आज्ञाकारी रूप से वेईशान हवेली से उसके पीछे चला गया।
मैंने तुम्हें लॉन्ग यू के साथ अकेले रहने का मौका खो दिया है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? कैथरीन ने उड़ने वाले वाहन को चलाते हुए पूछा। न केवल मौत तक, बल्कि घृणा से विस्फोट तक। आप मेरी भरपाई कैसे करेंगे? लिनशेन ने कहा। कैथरीन ने आंखें घुमाते हुए कहा, अगर तुम ऐसी बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल दूंगी। एनओजी ओमाइक्रॉन 0। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि लिनशेन क्या कहने वाला था। लिनशेन के पास अपना मुंह बंद रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये देखकर कि उसने बात करना बंद कर दिया है, कैथरीन ने आगे कहा, बेहतर होगा कि आप लॉन्ग यू से दूरी बनाए रखें और उसके साथ न उलझें। क्यों? लिनशेन ने उत्सुकता से पूछा। कैथरीन ने गंभीरता से कहा, उसकी पृष्ठभूमि, रूप, प्रतिभा और योग्यताएं सभी उच्च कोटि की हैं, लेकिन उसके बारे में एक बात अच्छी नहीं है, और वह काफी घातक है। क्या? लिनशेन और भी उत्सुक हो गया। वह एक चरम आदर्शवादी हैं जो हमेशा ब्रह्मांड में सभी जातियों के बीच शांति से रहने के बारे में सोचती हैं, जिसमें बड़े और छोटे दोनों कबीले एक दूसरे को लाभान्वित कर सकें। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा नहीं लगता कि यह गलत है। यह विचार अच्छा है, लेकिन ये बहुत आदर्शवादी है। कैथरीन ने कहा, उनका विचार मूलतः पूर्ण निष्पक्षता की खोज है, लेकिन निष्पक्षता सदैव सापेक्ष होती है, कभी निरपेक्ष नहीं होती। उदाहरण के लिए, दो श्रमिकों को लें जो एक ही काम करते हैं। उनके अनुसार निष्पक्षता के लिए दोनों को समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन यदि एक कर्मचारी कड़ी मेहनत करता है जबकि दूसरा काम में ढिलाई बरतता है और उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है, तो क्या ये वास्तव में उचित है? उसके विचार बेहद खतरनाक हैं। ये केवल इसलिए संभव है क्योंकि वह एक अच्छी पृष्ठभूमि से आती है, उसे स्नो कबीले की पवित्र माँ का समर्थन प्राप्त है और उसके पास मजबूत प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमताएं हैं, जिसके कारण उसे स्नो कबीले द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। यदि वह कोई और होता तो न केवल स्नो कबीले उसे बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि बाहरी लोगों से पहले उसके अपने लोग उसकी देखभाल करते। फिर भी, अगर वह अपनी सोच नहीं बदलती, तो आगे चलकर उसका भाग्य अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहें और उससे ज़्यादा न जुड़ें। लिनशेन ने सोच समझकर सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचा, काम के आधार पर वितरण करना वास्तव में उचित है, लेकिन मुझे डर है कि यह अंततः पूर्ण केंद्रीकरण, फिर फेरबदल और पुनर्वितरण की ओर ले जाएगा। इतिहास ने इस चक्र को अनगिनत बार सिद्ध किया है। कैथरीन ने लिनशेन को होटल में छोड़ दिया लेकिन खुद वापस नहीं लौटी। इसके बजाय वह उड़ने वाले वाहन में उड़ गई। लिनशेन अपने कमरे में वापस आने के बाद ये सोचने लगा कि लॉन्ग यू से अग्नि बीज कैसे प्राप्त किया जाए। उन्होंने ऑनलाइन जाकर उसकी जानकारी और डेटा पर गहन शोध किया। डीन, देवदूत प्रतिनिधिमंडल कल फिर से दिव्य प्रतिमा का मूल्यांकन करने जा रहा है और उन्हें आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। ओयांग युडू लिनशेन की तलाश में आया। तो फिर चलो एक नज़र डालते हैं। लिनशेन ने आलस से हाथ बढ़ाया। उन्हें वास्तव में इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी, खासकर तब जब प्रतिनिधिमंडल को किसी भी चीज़ के लिए उनकी जरूरत नहीं थी, नेता का पद केवल नाम का था। अगली सुबह दूत प्रतिनिधिमंडल के उपप्रमुख और कलाकृतियों के प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार कई विशेषज्ञ अमर लोगों के संरक्षण में दिव्य प्रतिमा को प्रमाणित करने के लिए जाने के लिए तैयार हुए। लिनशेन को आते देख उपप्रमुख चीनों अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि लिनशेन सूची में सिर्फ एक नाम था, लेकिन 2 दिनों से दीमन जनजाति में रहने के कारण उन्होंने लिनशेन को लगभग कभी नहीं देखा था, जो विदेश मंत्रालय और प्रतिनिधिमंडल की बैठकों में भी शामिल नहीं हुए थे। ये लिनशेन वास्तव में बहुत आगे जा रहा था। अन्य लोगों ने भी लिनशेन के प्रति कोई अच्छा भाव नहीं दिखाया, उसे ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वह कोई पतली हवा हो। लिनशेन को कोई आपत्ति नहीं थी। वह यांग युडो और कुछ अन्य लोगों को साथ लेकर दीमन जनजाति के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इंपीरियल कैपिटल म्यूजियम में पहुंचे, जहां दिव्य प्रतिमा रखी हुई थी। NOG 0 से 0 ... हालांकि जब वे इंपीरियल कैपिटल म्यूजियम पहुंचे तो केवल लिनशेन, चीनों और कुछ विशेषज्ञों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। यहां तक कि अमर सैनिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग भी केवल बाहर ही प्रतीक्षा कर सकते थे। सूची पहले ही निर्धारित कर ली गई थी और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसमें कोई भी भाग ले सकता था। वास्तव में लिनशेन अंदर जाना भी नहीं चाहता था, वह लॉबी में आराम करना चाहता था, और यदि वह चुन सकता तो वहीं प्रतीक्षा करना पसंद करता। कर्मचारियों के नेतृत्व में समूह कई दरवाजों से गुजरा और अंततः उस हॉल में पहुंचा जहां दिव्य प्रतिमा रखी हुई थी। लिनशेन ने ऊर्जा कवच के अंदर दिव्य प्रतिमा को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। यह एक सफ़ेद पत्थर की मूर्ति की तरह लग रही थी, जिसमें एक देवदूत की आकृति थी जिसके पंख फैले हुए थे, हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे और आंखें भक्ति में बंद थीं। यदि उसे पहले से पता न होता कि यह दिव्य प्रतिमा है, तो किसी को भी यह एक साधारण प्रतिमा ही लगती। यद्यपि ऊर्जा कवच द्वारा संरक्षित कमरे के प्रत्येक कोने में एक पूरी तरह से सशस्त्र गार्ड खड़ा था। दीमन जनजाति के कर्मचारी और मूल्यांकनकर्ता आपस में चर्चा करते थे और ची जियू कभी कभी कर्मचारियों से कुछ कहती भी थी।
केवल लिनशेन, जो नेता था, निष्क्रिय होकर एक तरफ जम्हाई ले रहा था। लिनशेन ने शुरू में सोचा था कि प्रमाणीकरण संक्षिप्त होगा और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अभी तक ढाल भी नहीं खोली थी और पहले से ही लगभग 1 घंटे से दिव्य प्रतिमा पर चर्चा कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऊपर लिनशेन दीवार के सामने एक बेंच पर जाकर बैठ गया। ची जियू ने उस पर भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। संपूर्ण प्रमाणीकरण प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी और यह स्पष्ट था कि दीमन जनजाति उन्हें दिव्य प्रतिमा को छूने नहीं देगी। ची जियू और उनकी पार्टी को बातचीत करने में कष्ट हो रहा था, लेकिन उन्हें धैर्यपूर्वक दूसरे पक्ष से निपटना पड़ा। ये हॉल बगल वाले हॉल से जुड़ा हुआ था और लिनशेन को याद आया कि वह वहां से गुजर रहा था और उसने कुछ संग्रह देखे थे। वहां बैठे बैठे बहुत ऊब महसूस करते हुए उसने उठकर बगल के हॉल में देखने का निर्णय लिया। हॉल में काफी सारे चित्र टंगे हुए थे, जिन्हें लिनशेन ने कुछ देर तक देखा और महसूस किया कि चित्रों में मौजूद व्यक्ति एक ही हैं, संभवतः दीमन जनजाति का कोई सम्राट। थोड़ी देर तक देखने के बाद और उसे कुछ उबाऊ लगने पर लिनशेन ने देखा कि दूसरे हॉल का दरवाजा खुला था, इसलिए वह वहां चला गया। अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि यह एक छोटा प्रक्षेपण कक्ष था जिसमें होलोग्राफिक प्रक्षेपण दिखाया जा रहा था। पूरे हॉल में दीमन जनजाति का केवल एक युवा व्यक्ति ही था जो वहां बैठकर प्रक्षेपण देख रहा था। ये कौन सी फिल्म है? ये काफी दिलचस्प लग रहा है, लिनशेन ने दीमन जनजाति के युवा व्यक्ति के बगल में बैठते हुए पूछा। युवक ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बस अकेले ही फिल्म देखता रहा। ये देखकर कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा था, लिनशेन ने उसे और परेशान नहीं किया। किसी फिल्म में इतने मग्न व्यक्ति को परेशान करना सचमुच शिष्टता थी। लिनशेन दूसरे व्यक्ति को परेशान किए बिना किनारे की सीट पर चले गए और देखने लगे। यह उन्हें प्रमाणित होते देखने से कहीं अधिक दिलचस्प था। फिल्म काफी दिलचस्प थी, हालांकि लिनशेन ने बीच में ही देखना शुरू कर दिया था, फिर भी उन्हें यह उबाऊ नहीं लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी विषय वस्तु बटरफ्लाई लवर्स जैसी ही कहानी कह रही थी, लेकिन इसके मुख्य पात्र दीमन जनजाति के एक युवक और युवती थे। वह आदमी सुंदर था और वह औरत भी सुंदर थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब लिनशेन देख रहे थे तो वे एक दृश्य का प्रदर्शन कर रहे थे जहां वे एक अकादमी में एक साथ अध्ययन करते थे, एक दूसरे के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। पुरुष को इस बात की जानकारी नहीं थी कि महिला क्रॉस ड्रेसिंग कर रही थी। दोनों में ही अत्यंत प्रतिभा थी और कोई भी दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता था। अंततः वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने से धीरे धीरे एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे और बाद में महिला को पुरुष से प्यार हो गया। अंततः उस व्यक्ति को उसके विपरीत लिंग के कपड़े पहनने के बारे में सच्चाई पता चल गई और उनका रिश्ता आपसी स्नेह में बदल गया। दोनों ने एक साथ मिलकर संयुक्त तलवार तकनीक में महारत हासिल की और जिस तरह से उन्होंने इसका अभ्यास किया वह रोमांटिक स्वभाव से भरा था। लिनशेन ने देखा तो उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने बगल में बैठे युवक की ओर देखा, फिर फिल्म के नायक की ओर, और उन्हें एहसास हुआ कि उनके बगल में खड़ा व्यक्ति वास्तव में नायक की भूमिका निभा रहा अभिनेता था। लिनशेन ने सोचा, आपके द्वारा अभिनीत एक फिल्म को देखना मुझे आश्चर्य है कि कैसा लगता है। युवक ने लिनशेन पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिल्म को ध्यान से देखता रहा। जब से लिनशेन को पता चला कि वह मुख्य अभिनेता है, वह कभी कभी उसकी ओर नजरें चुरा लेता था। जब फिल्म उस हिस्से पर पहुंची जहां पुरुष और महिला को उनके परिवारों द्वारा अलग कर दिया गया था, तो लिनशेन ने देखा कि युवक की आंखों में आंसू बह रहे थे, मानो वे गिरने वाले हों। लिनशेन कुछ हद तक अवाक रह गए, उन्हें यह सब कुछ उतना मार्मिक नहीं लगा, फिर भी यह व्यक्ति अपने प्रदर्शन से इस हद तक प्रभावित हो गया। फिल्म का अंत लिनशेन की ज्ञात कहानी से अलग था। अंत में मुख्य पात्र अलग हो गए, महिला को उसके परिवार द्वारा किसी और से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया तथा पुरुष को अपने ठिकाने का पता लगाए बिना ही घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, युवक वास्तविकता में वापस आ गया। अचानक लिनशेन को अपने बगल में देखकर वह चौंक गया। आप कौन हैं? तुम यहाँ कैसे आए? आदमी ने लिनशेन को नापते हुए पूछा। क्या यह असली के लिए है? एड्स बाय पब फ्यूचर। वह फिल्म में इतना तल्लीन है कि उसने मुझे देखा ही नहीं। लिनशेन ने जवाब दिया, मैंने बस दरवाज़ा खुला देखा, इसलिए मैं थोड़ी देर देखने के लिए अंदर आ गया। मैंने अभी अभी आपसे बात भी की थी, लेकिन आप फिल्म पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि ध्यान ही नहीं दे पाए। फिल्म? युवक थोड़ा हैरान हुआ, उसने लिनशेन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, फिर उसे एहसास हुआ, आप लिनशेन हैं, ठीक है, दिव्य दूत प्रतिनिधिमंडल के नेता। वह मैं हूँ। मैं आपको कैसे संबोधित करूँ? लिनशेन ने राहत की सांस ली क्योंकि अब दूसरे व्यक्ति ने उसे पहचान लिया था। मुझे बस के कहो, मैं यहाँ काम करता हूँ। किसी को मत बताना कि तुमने मुझे यहाँ देखा है। युवक ने कहा, काम के घंटों के दौरान चुपके से फिल्म देखने से मुझे परेशानी हो सकती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं भी काम के दौरान चुपके से बाहर निकल जाता था। लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरा रहस्य रखोगी तो मैं तुम्हारा रहस्य रखूंगी। ठीक है,
अब आपको दिव्य प्रतिमा का मूल्यांकन करना चाहिए, है ना? तुम यहाँ कैसे आए? केके ने हैरान होकर पूछा। नहीं बूझते हो? नेता के रूप में मेरी भूमिका सिर्फ एक पदवी है। उन्हें वास्तव में मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिन शेन ने सुस्ती से कहा। यह कोई रहस्य नहीं था, डीमन जनजाति को ये बात अच्छी तरह पता थी और दूत के साथ उनके संबंधों में मुख्य रूप से चीजियो शामिल होता था। कोई भी लिन शेन की तलाश नहीं कर रहा था। केके ने जो सुना उससे वह बहुत प्रभावित हुआ और आह भरते हुए बोला, तब तो तुम्हें बहुत निराशा हो रही होगी। तुम मुझे बता रहे हो, मुझे नेता माना जाता है और वे लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। क्या ये क्रोधित करने वाली बात नहीं है? लिन शेन ने अनायास कहा। वह सिर्फ केके के साथ बातचीत कर रहा था, हालांकि अगर उसे सचमुच चीज़ों की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जाए तो वह ऐसा नहीं करना चाहेगा। लिन शेन को आश्चर्य हुआ। केके ने लिन शेन की ओर से क्रोधित होकर गंभीरता से कहा, आप सही कह रहे हैं, वे वास्तव में बहुत असभ्य हैं। दोनों ने थोड़ी देर तक बातचीत की और अधिक से अधिक सामान्य आधार पाया। युवक ने भी स्पष्ट रूप से बहिष्कार का अनुभव किया था। लिन शेन की स्थिति को अच्छी तरह से समझता था और एक समय पर तो वह स्वयं लिन शेन से भी अधिक भावुक हो गया था।